30 मिनट बाद जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया, मैंने एक होटल रूम बुक कर लिया। मैंने रूम नंबर उसकी बेस्ट फ्रेंड को भेज दिया। जैसे ही डोर खुलता है, विविन फॉस्टर मुझे कस के हक कर लेती है। अगले ही पल मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जब जोजो ने मुझे चीट किया है तो उसका जवाब देना इतना भी गलत नहीं है, राइट? लेकिन मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। मैंने विविन फॉस्टर को चूज किया, एक ऐसी औरत जिसे जोजो कभी पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। दूसरी बार विविन मेरे सामने आती है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो चलो लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बनने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला रिएक्शन मना करने का होता है, लेकिन बात खत्म होने से पहले ही जोजो का मैसेज आ जाता है, मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर वेट कर रही हूँ। अगर हिम्मत है तो वापस मत आना, वरना मेरे पास तुम्हें छोड़ने का रिग्रेट करवाने के बहुत तरीके हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ विविन फॉस्टर के साथ होने से वो सच में तुम्हारी परवाह करेगी। मिस फॉस्टर, क्या आप मेरे घर चलना पसंद करेंगी? हम दोनों मेरे अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाती और पूछती है, तुमने अपना डिसीजन क्यों बदल दिया? मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक न्यूसेंस से छुटकारा पाने और प्रोटेक्शन के लिए उनका सहारा लेने के लिए। मिस फॉस्टर, आप सच सुनना चाहती हैं या झूठ? विविन को मेरी ये बात एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो मेरी कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। तभी डोर के पास रखे कैबिनेट पर फोन बजने लगता है। हम दोनों में से कोई भी कॉल उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो भी कॉल कर रहा है वो हार मानने को तैयार नहीं लगता। मैं भौं से कोड़ लेता हूँ। मुझे पहले ही पता है कौन है। कितनी रिडिकुलस बात है, ऐसे टाइम पर भी कोई इतनी बार कॉल करता है। फोन रुक ही नहीं रहा। विविन इम्पेशेंट होकर हाथ बढ़ाती है और आंसर बटन दबा देती है। ओह, तो तुम फोन उठाना जानते हो? अभी विविन फॉस्टर को ऊपर ले जाकर क्या कर रहे थे? इतनी देर से ऊपर थे, क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मेरे बिना तुम इस कंपनी में कहीं नहीं पहुंचोगे। रूम पहले ही बिल्कुल शांत था। स्पीकर ऑन करने की जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज वार्निंग और मैलिस से भरी हुई थी। मुझे प्रमोशन मिले या ना मिले वो मेरी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी ऑफिस लाइफ को अनबेयरेबल बनाना उसके लिए सच में मुमकिन है। लगता है मेरे पास सपोर्ट देने के लिए कोई पावरफुल फादर नहीं है। विविन मेरी थोड़ी पकड़कर आधी मुस्कान के साथ मुझे देखती है। उसके लाल होंठ हल्का सा मुस्कुराते हैं। उसकी नजरों के नीचे मुझे एहसास होता है कि उसने मुझे पूरी तरह समझ लिया है। नेट फोकस। कॉल की दूसरी तरफ अचानक हंगामा मच जाता है। जो अपनी कार में बैठी वो ठंडी और साफ आवाज सुनती है और डर के मारे तुरंत कॉल काट देती है। कितनी फनी बात है, उसमें विविन फॉस्टर का सामना करने की हिम्मत तक नहीं है। उसने ये सब शुरू किया था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। एडल्ट्स अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिग्रेट करने जैसा कुछ नहीं। जब विविन बाथरूम से बाहर आती है, उसके लंबे बाल अभी भी गीले होते हैं। मुझे यूज करके कैसा लगा? मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तुम्हें एक हफ्ता देता हूँ सोचने के लिए। उम्मीद है मुझे एक सेटिस्फाइंग जवाब मिलेगा। अगले कुछ दिनों में मैं विविन की बात बिल्कुल भूल जाता हूँ। वैसे भी ये सिर्फ एक फ्लिंग थी और वैसे भी मेरा विविन के साथ कुछ कंटिन्यू करने का कोई प्लान नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास इस बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरा सारा वक्त क्लाइंट्स ढूंढने में निकल जाता है। स्टर्लिंग होटल में कई कॉर्पोरेट एनिवर्सरी इवेंट्स होने वाले हैं। अगर मैं ये डील क्रैक कर लूं तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन पक्की मेरी होगी। इस वक्त मैं रीजेंसी लाउंज के एक प्राइवेट रूम के बाहर हॉलवे में खड़ा हूँ। गहरी सांस लेकर मैं स्माइल के साथ डोर नॉक करता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, एटमॉस्फेयर पहले से ही गर्म होता है। टेबल पर हर तरह की लिकर रखी हुई है। काफी मेल और फीमेल होस्ट सबके साथ घुल मिल रहे हैं। अरे, ये जोजो का बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे लगा ये नए होस्ट्स में से एक है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जो इल्यूसिव होस्ट इतने टाइम से मुझे अवॉइड कर रहा था, वो अचानक बिना वजह मैसेज नहीं भेज सकता था। पता चला यहाँ मेरा इंतजार जोजो ही कर रही थी। जोजो का बॉयफ्रेंड वैसे भी काफी अच्छी बॉडी रखता है। जो सिर्फ मुझे खुश करके प्रमोशन लेता है, उसे बॉयफ्रेंड कैसे कह सकते हो? तभी रूम के कोने से जोजो की एरोगेंट आवाज सुनाई देती है। मैं देखता हूँ वो दूसरे आदमी के पास बैठी हुई है। पहली बार मैं जोजो को इस तरह देख रहा हूँ। इससे पहले वो हमेशा मेरे सामने एक शरीफ लड़की का एक्ट करती थी। जैसे ही जोजो बोलती है, पूरा रूम एकदम गर्म हो जाता है। चलो, ये प्रिटी बॉय अभी इतना समझदार नहीं है। ये अभी तक मिस क्लेयर के पास माफी मांगने क्यों नहीं आ रहा? मुझे पता है आज की ये पार्टी असल में एक ट्रैप है और सिचुएशन बिल्कुल भी मेरे फेवर में नहीं लग रही। जोजो खड़ी होती है और मार्बल टेबल पर उंगली से टैप करती है। इधर आओ, ये सब ड्रिंक कर लो। मैं तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का एक चांस दूंगी। जो पहले इतना लाइवली रूम था, उसमें म्यूजिक भी बंद हो जाता है। सब लोग बस देख रहे होते हैं। मैं नोटिस करता हूँ कि डोर पर बॉडीगार्ड्स पहले से ही खड़े हैं। तभी समझ आता है कि मैं पहले इतनी आसानी से अंदर कैसे आ गया था। सब समझने के बाद मैं सीधा जोजो की तरफ चल पड़ता हूँ। जोजो को भी दिल से मानना पड़ता है कि उसने मुझ पर किसी और से ज्यादा एफर्ट लगाया था। कह सकते हो मैंने उसके नाम का इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दिया है, और अगर वो बदला ना ले तो अपने सर्कल में अपनी इज्जत कैसे बचाएगी? अगर मैं ये सब पी लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? पहले पियो, बाद में बात करना। रूम में मौजूद लोग तुरंत मुझे उकसाने लगते हैं। मैं सामने लाइन से लगी हुई हर कलर की ड्रिंक से भरे ग्लासेस को देखता हूँ। एक एक ग्लास पीना कितना बोरिंग है। मिस सिनक्लेयर, आपका क्या कहना है? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ विवियन फॉस्टर के साथ चिपकने से वो सच में तुम्हारे लिए आ जाएगी? आखिर वो खुद को समझती क्या है? मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी और तुमने हिम्मत कैसे की मुझे चीट करने की? मेरे साथ अच्छी थी सच में? जैसे ही वो ये कहती है, उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो डिकेंटर जमीन पर दे मारती है। सब इतना अचानक होता है कि बॉडीगार्ड्स रिएक्ट करते उससे पहले ही मैं जोजो को पकड़कर नीचे दबा चुका होता हूँ। तुमने मुझे चीट किया और अब मुझे ही लेक्चर दे रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं सब चुपचाप सह लूंगा? मैंने तुम्हें एक चांस दिया था और तुमने खुद ही उसे फेंक दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने भी चीट कर लिया? तुम्हारे डैडी के पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। जोजो बिल्कुल जम सी जाती है। रूम में हर तरफ चीखें गूंज उठती हैं। इसी हंगामे के बीच डोर को जोर से लात मारकर खोल दिया जाता है। नीना लॉसन कुछ बोलने ही वाली होती है कि मेरी बोल्ड बात सुन लेती है। वाओ जोजो, क्या पार्टी
पार्टी है, हमें इनवाइट क्यों नहीं किया? इतना कहकर उसके साथ आए लोग रूम के बॉडीगार्ड्स को काबू में कर लेते हैं। जो लोग मदद के लिए आगे बढ़ने वाले थे वो तुरंत चुप हो जाते हैं। फिर बीच वाली सीट पर बैठा एक आदमी जगह खाली कर देता है। विवियन सीधा चलकर आती है और बैठ जाती है। अगले ही पल वो धीरे से कहती है, इधर आओ, मेरे पास बैठो। उसकी आवाज सुनकर सब लोग एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता वो किसकी बात कर रही है। जो एक कोट उठाती है, उसे पहनकर कस के बांध लेती है। फिर वो मुझे घूरती है। पिछले कुछ दिनों से मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, नेट को मिटा देने की, इसीलिए ये अकेला आने की हिम्मत कर पाया। इसके पीछे विवियन फॉस्टर जो थी, लगभग सबकी नजर मुझ पर टिक जाती है। कोई हैरानी से बोल उठता है, ये बंदा विवियन फॉस्टर के इतना करीब कब आ गया? सुनने से तो लग रहा है दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं है। मैं खुद भी उतना ही कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि विवियन सच में आ जाएगी। उसकी नजर मेरी नजर से मिलती है। जिंदगी में पहली बार मुझे हल्का सा ऑकवर्ड फील होता है। समझ नहीं आता किधर देखूं। नेट, क्या मुझे सच में तुम्हें बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? तब जाकर सबको रूम में बात समझ आती है। इसीलिए इस बंदे ने जोजो के एरिया में इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की हिम्मत की। इसके पीछे विवियन फॉस्टर का सपोर्ट जो है, बस किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ उसका मूड है या बात कुछ और है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और सीधा विवियन की तरफ चल देता हूँ। फिर उसके पास बैठ जाता हूँ। किस्मत वाकई पलट जाती है। कुछ देर पहले तक मैं सबके लिए तमाशा था और अब मैं सबसे खास सीट पर बैठकर उन सबको देख रहा हूँ। कोई मुझसे दोस्ती जैसी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त माहौल ही ऐसा है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही मैं बैठता हूँ, विवियन की ठंडी सी हल्की फ्रेग्रेंस मेरी तरफ आ जाती है। वो आसपास खड़े लोगों को देखकर हल्की सी हंसती है। सब लोग ऐसे जम क्यों गए हो? अभी एक सेकंड पहले तो सब एंजॉय कर रहे थे। बैठ जाओ। जोजो अब भी वहीं खड़ी है। सबके सामने उसकी इज्जत उतर चुकी है। इतनी बेइज्जती वो कभी हजम नहीं कर पाएगी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। सब बस विवियन के रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, जैसे जोजो का वहाँ होना ही कोई मैटर नहीं करता। जो म्यूजिक पहले बंद हो गया था वो फिर से बजना शुरू हो जाता है और पार्टी दोबारा चल पड़ती है। कोई भी मूड खराब नहीं करना चाहता, वरना आज रात किसी की भी खैर नहीं होगी। नेट की मजाकिया नजर मुझ पर टिक जाती है। मुझे पहले ही पता था ये बंदा ऑर्डिनरी नहीं है। विवियन फॉस्टर खुद इसके लिए भागी चली आई। अब ये वाकई नोटिस करने लायक आदमी है, लेकिन लगता है इसमें शुक्रगुजारी नाम की चीज नहीं है और हिम्मत भी काफी है। इतना बड़ा ट्रैप था और ये अकेला ही अंदर आ गया। अचानक उसकी सांस मेरे कान को छू जाती है। मेरे पूरे बदन में एक झटका सा दौड़ जाता है। ये इतनी पास कब आ गई? विवियन का ऐसा टेरिटोरियल जेस्चर करना, मतलब सबके सामने ये अनाउंस करना कि अब मैं उसका हूँ। जोजो की आंखें लाल हो जाती है। विवियन, एक आदमी के लिए तुम अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दोगी? रूम फिर से एकदम खामोश हो जाता है। पूरा माहौल किसी बैटलफील्ड से कम नहीं लग रहा। कोई धीरे से बोलता है, हाँ, मिस फॉस्टर यूजुअली हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन नीना को छोड़कर आज यहाँ सिर्फ वही कुछ लोग हैं जो सच में खुद को उनका क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं, और वो भी कैपिटल वाले। जोजो जरूर नशे में होगी, वरना उसकी हिम्मत कैसे होती मिस फॉस्टर से इस तरह सवाल करने की? कोई जोजो को वार्निंग भरी नजर से देखता है। जोजो एक पल के लिए हिचकिचाती है। अगर मैं इस वक्त नेट को ऐसे ही छोड़ दूं तो आज के बाद मैं लड़कियों के सामने कभी सर उठाकर नहीं चल पाऊंगी। नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकती। विवियन एक बार भी जोजो की तरफ नहीं देखती। उसकी जगह जोजो की दोस्त खड़ी हो जाती है। बस करो, क्या तुम विवियन फॉस्टर से पंगा लेना चाहती हो? चलो यहाँ से। जोजो उसका हाथ झटक देती है और जबरदस्ती मुझे खींचने की कोशिश करती है। कुछ लोग जोर से चीख उठते हैं। अगले ही पल डोर पर खड़े विवियन के ट्रेन बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं और जोजो को खींचकर साइड में कर देते हैं। विवियन फॉस्टर, जोजो चीखती है और फिर से उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ वहीं खड़ी बेबस होकर हाथ पैर मार पाती है। मैंने तुम्हारी फिर से हेल्प कर दी, अब इसका बदला मुझे किस चीज से चुकाओगे? उसकी हल्की और धीमी आवाज मेरे कान के पास से गुजर जाती है। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और मेरी मुट्ठी कस जाती है। विवियन की बात का मतलब बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही है। नीना साइड में खड़ी सब देख रही होती है। बीच में आने का उसका कोई इरादा नहीं होता। सिचुएशन को बिगड़ता देख एक आदमी खड़ा हो जाता है। मिस फॉस्टर, मिस लॉसन, ऑफिस में मेरा एक अर्जेंट काम है, मैं पहले निकलता हूँ। जब लोग देखते हैं कि विवियन कोई रिएक्शन नहीं दे रही तो बाकी लोग भी उठकर जाने लगते हैं। विवियन जोर से कहती है, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सबके कदम वहीं रुक जाते हैं। विवियन अपने ग्लास में रेड वाइन को हल्की सी घुमाती है और लगभग बेपरवाही से उन सबको देखती है। हमने इतनी अच्छी वाइन ऑर्डर की है, अगर इसे बिना पिए छोड़ दिया तो कितनी वेस्ट होगी। तुम सब भी ऐसा ही सोचते हो ना? सब लोग तुरंत उसे खुश करने लगते हैं। मिस फॉस्टर, टेंशन मत लीजिए, हम एक एक बूंद खत्म कर देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और आज रात का पूरा बिल भी हम ही पे करेंगे। इस वक्त मेरा ध्यान उनमें से किसी पर भी नहीं है, क्योंकि विवियन की ठंडी उंगलियां हल्की सी जैसे बिना सोचे समझे मुझे छू नहीं होती हैं। मेरी नजर उसकी ग्रेसफुल साइड प्रोफाइल पर टिक जाती है और मैं उसकी आंखों में शरारत और सेटिस्फैक्शन की चमक साफ देख लेता हूँ। विवियन मेरे कान के पास धीरे से पूछती है, पसंद आया? मेरे दिमाग में जैसे कुछ अचानक टूट जाता है, जैसे मेरी सेल्फ कंट्रोल की आखिरी डोर भी टूट गई हो। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मेरा जवाब सुनकर विवियन और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपना हाथ मेरे बाजू में डालकर मजाक भरे अंदाज में पूछती है, नेट, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं चुप रहता हूँ। मेरे पास ऐसी बातें सोचने का टाइम ही कब होता है? जब वो देखती है कि मैं जवाब नहीं दे रहा तो आखिर में कहती है, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी याद आई। ये सुनकर मैं एकदम रुक जाता हूँ और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता हूँ। ये औरत वाकई कमाल की है। इतनी सिंपल सी बात को भी वो इतने सजेस्टिव तरीके से बोल देती है। मैं बेबस होकर कहता हूँ, डायरेक्टर फॉस्टर, बिजनेस मैगजीन्स में मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है उसके बाद आपसे ऐसी बात सुनकर लगता है आपकी पूरी इमेज थोड़ी सी टूट गई। विवियन हल्की सी हंस पड़ती है। मुझे उस इमेज का क्या फायदा? वो रिपोर्ट्स वैसे भी सब बनावटी होती है। मुझे तो इंटरव्यूज भी टाइम वेस्ट लगते हैं। सिर्फ नेट ही उन पर यकीन करता है। नेट तो बस बहुत ही क्यूट
क्यूट है। दोनों आपस में धीरे धीरे बात करते रहते हैं, जैसे रूम में और कोई हो ही नहीं। जोजो की नजरों में ये सब देखकर लगता है जैसे दोनों का अफेयर बहुत पहले से चल रहा हो। नेट, तुम घटिया आदमी, मैं तुमसे इसका हिसाब लेकर रहूंगी। जैसे ही जोजो गुस्से में आगे बढ़ती है, विवियन उसकी मूवमेंट देख लेती है और उसे बर्फ जैसी ठंडी नजर से घूरती है, इतनी ठंडी नजर की कोई वहीं जम जाए। जोजो भी मजबूरन वहीं रुक जाती है। विवियन उसकी तरफ देखकर कहती है, लगता है तुम मेरी पेशेंस का बहुत फायदा उठा रही थी, बार बार मुझे प्रोवोक करके। मिस्टर सिनक्लेयर से कांटेक्ट करो, उनसे कहो अपनी बेटी को घर ले जाएं और ये भी इंश्योर करें कि आज के बाद वो कभी मेरे सामने नजर ना आए। जैसे ही विवियन ये बात खत्म करती है, उसके लोग तुरंत उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। अब रूम में सिर्फ हम दोनों ही बचे रहते हैं। विवियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। नेट, तुम्हारा जवाब क्या है? मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ये बात फिर से उठाएगी। खुद को संभालते हुए मैं कहता हूँ, डायरेक्टर फॉस्टर, पहले क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? पूछो। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिक जाती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा मतलब मैं समझ नहीं पाता। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब से मेरी मुलाकात विवियन से हुई है, उसने कभी भी मेरे लिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अभी भी नहीं। मिस फॉस्टर, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? विवियन हल्की सी हंस देती है। तुम ज्यादा सोच रहे हो, मेरा दिल डूब सा जाता है। वैसे तो मुझे पहले ही जवाब का अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से इतनी सीधी बात सुनना फिर भी अंदर एक कड़वी हार का एहसास छोड़ देता है। लेकिन शायद यही ठीक है, झूठे प्यार के नाम पर बात को घसीटने से बेहतर है सब कुछ ऐसे ही साफ हो जाए। उधर विवियन पहले ही अपना हाथ वापस खींच चुकी होती है, जैसे अभी जो फ्लर्ट वाली बातें उसने कही थी वो कभी उसने बोली ही ना हो। मैंने बस अंदाजा लगाया था। अगर ऐसी बात है तो मुझे आपका ऑफर फिर भी मना करना पड़ेगा, डायरेक्टर फॉस्टर। विवियन के लाल होठों पर फिर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इतनी जल्दी जवाब दे दिया? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? ये विवियन भी कमाल की है, कभी बिल्कुल अनरीजनेबल लगती है और कभी इतनी समझदार की हैरानी होती है। मैं उससे कहता हूँ, आपने खुद देखा है मुझे अभी अभी धोखा मिला है और इस हालत में मेरा किसी भी रिलेशनशिप को शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। वो धीरे से जवाब देती है, लेकिन जो मैं प्रपोज कर रही हूँ वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, हम रोमांस की बात नहीं कर रहे। उसका जवाब मुझे हैरान कर देता है। मैं बात निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मना किया जाना आपको एम्बैरेसिंग लग रहा है डायरेक्टर फॉस्टर, तो आज रात की हेल्प के लिए थैंक यू बोलने के लिए मैं आपको डिनर पर ले जा सकता हूँ। जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे लिए और बढ़ने से पहले ही हमारा रिलेशनशिप यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर उसकी नजर मुझ पर टिकना बंद हो जाती है और जो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी उसमें मेरे लिए थी वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। मैं इतनी आसानी से स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जानती है कब रुक जाना चाहिए। चाहे हम सच में एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल ही क्यों ना हो, उस जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप कभी इक्वल नहीं हो सकता और बाद में उससे निकलना सिर्फ मुझे हमेशा के लिए एक लेबल दे जाएगा। मैं खड़ा हो जाता हूँ, फिर अलविदा डायरेक्टर फॉस्टर। विवियन कोई जवाब नहीं देती और मुड़कर चल देती है और फिर पता चलता है कि इतने बड़े शहर में अगर तुम खुद किसी को ढूंढने ना निकलो तो विवियन फॉस्टर से दोबारा टकरा जाना लगभग नामुमकिन है। अगले 2 हफ्तों तक विवियन मेरी दुनिया से बिल्कुल गायब हो जाती है। इसी बीच मेरे और जोजो के ब्रेकअप की खबर अपने आप हर जगह फैल जाती है। मिस सिनक्लेयर की ग्रैंड लव स्टोरी सिर्फ 3 महीने में ही जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। एक तरफ मैं चैन की सांस लेता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अपने आसपास बदलाव महसूस करने लगता हूँ और अफसोस की बात यह है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। इतनी बेसिक सी चीज भी तुमसे ठीक से नहीं हुई। कंपनी में आए कितना टाइम हुआ है तुम्हें? सच कहूँ तो इससे तुम्हारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर ही डाउट होता है। नोटिस कल रात के बीच में आया था और जिस डेटा रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं पूरी रात जागा था उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई। नेचुरली मुझे बुरी तरह डांट पड़ती है। मैंने नोटिस किया है कि नेट के अगेंस्ट आजकल काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। कल मिसेस चैन जिन्होंने बैंक्वेट बुक किया था उन्होंने भी कहा कि डेजर्ट टेबल गलत सेट की गई थी। एक कोवर्कर होने के नाते मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टीम को अफेक्ट ना करें। आखिर हमें हमेशा क्लाइंट की नीड्स को पहले रखना चाहिए। मैं आइवॉन को जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझता। मैं बस वो रिपोर्ट उठाता हूँ जो मैंने पहले ही प्रिंट कर रखी थी और मैनेजर वॉल्श की डेस्क पर रख देता हूँ। मुझे नहीं पता क्लाउड डेटा में ग्लिच क्यों आया, लेकिन सेफ्टी के लिए मैंने पहले ही एक बैकअप प्रिंट कर लिया था। प्लीज चेक कर लीजिए कि डेटा में अब कोई एरर बचा है या नहीं। मैनेजर वॉल्श को शायद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि नेट के पास बैकअप कॉपी होगी। वो बस दिखावा करते हुए आधे मन से पेजेस पलटने लगता है। उसे देखकर मैं अंदर ही अंदर ठंडी सी हंसी हंसता हूँ। मुझे पहले ही समझ में आ चुका है कि आजकल जो हरासमेंट चल रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने मेरे और जोजो के ब्रेकअप के बारे में सुन लिया है और जानबूझकर ऑफिस में मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और रही बात मिसेस चैन की, तो कल ही मैं पर्सनली गिफ्ट लेकर उनसे माफी मांगने गया था और वो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट भी कर चुकी है। मैनेजर वॉल्श एक पल के लिए रुकता है और रिपोर्ट को वापस अपनी डेस्क पर फेंक देता है। इवॉन को भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि नेट के पास ये ट्रिक भी होगी। ऑफिस से बाहर निकलते ही इवॉन मेरे पीछे आकर बात छेड़ देती है। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? जो पहले ही सब जगह बात फैला चुकी है और अब से तुम्हारे लिए चीजें और भी मुश्किल होने वाली है। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, मैं संभाल पाऊंगा या नहीं ये मेरा मैटर है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा वर्कफोर्स में पहला दिन है, मैं पहले भी इसी तरह के ट्रैप से बच चुका हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं दूसरी बार भी उसी जाल में फंस जाऊंगा? क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? जैसे ही मैं बाहर आता हूँ रायन लिन जल्दी से मुझे कप कॉफी पकड़ा देता है। इवॉन को टीम लीडर के ऑफिस में जाते देख वो आंखें घुमाता है और कहता है, खुद तो कनेक्शंस के दम पर अंदर घुसी थी और अब तुम्हें लेक्चर दे रही है कि तुम जोजो पर डिपेंड करते थे।
मैं हल्की सी हंसी के साथ उसे तसल्ली देता हूँ, छोड़ो, उस जैसी इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं। वर्क प्लेस में वैसे भी ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। रायन अपनी चेयर खींचकर मेरे पास ले आता है और गुस्सा निकालने लगता है। जो ऐसे पागल कुत्ते की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ब्रेकअप होना कोई नई बात थोड़ी है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। और अब प्लानिंग डिपार्टमेंट इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है कि हर वक्त हमें तंग करता रहता है। हर प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो उनके सपोर्ट में खड़ी है। सब मोर की तरह अकड़ कर घूम रहे हैं। मैं जो वाली सारी बातें उससे बता नहीं सकता, इसलिए बस उसे फोन स्क्रॉल करते हुए देखता रहता हूँ। क्या देख रहे हो? ओ, आज की हेडलाइन सुनने में आ रहा है कि विविन फॉस्टर का बॉयफ्रेंड है और वो शायद कोई फेमस मॉडल है। रायन ये बात बिल्कुल कैजुअली बोल देता है। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक जाता है। फिर मैं अपना चश्मा पहन लेता हूँ और डेस्क पर रखा डॉक्यूमेंट खोलकर आज का स्केड्यूल और अपकमिंग टीम मीटिंग्स चेक करने लगता हूँ। रायन मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, जब तुम जो के साथ इवेंट्स में जाते थे तब कभी विविन फॉस्टर से मिले थे? क्या वो फोटोज जितनी ही खूबसूरत है? मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर कहता हूँ, सच कहूँ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो कैसी दिखती है। और वैसे भी जो हमेशा मेरे साथ होती थी, मैं किसी और की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं करता था। हाँ, जो के टेम्पर के साथ तो वैसे भी तुम बुरी तरह फंस जाते। ठीक बात है। ओ हाँ, कल रात डिपार्टमेंट गैदरिंग है, भूलना मत। अब जब सबको तुम्हारे और जो के ब्रेकअप के बारे में पता चल गया है, इवॉन और मैनेजर वॉल्श दोनों तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है वो इस चांस का यूज करके तुम्हें और तंग करें। अगर ऐसा हो तो संभल कर रहना, और अगर बात ज्यादा बिगड़ जाए तो सीधा वहाँ से निकल जाना। कल के बारे में सोचकर ही मेरा सर दर्द करने लगता है। ठीक है, वार्निंग देने के लिए थैंक्स, मैं तैयार रहूंगा। डिपार्टमेंट गैदरिंग एक नए खुले क्लब में रखी गई है। वहाँ जाते वक्त रायन पूरे रास्ते कार में कंप्लेंट करता रहता है। कहता है, हम रात को घर जाकर आराम क्यों नहीं कर सकते? बॉसेस को खुश करने के लिए बिल स्प्लिट करके उनकी एंटरटेनमेंट क्यों करनी पड़ती है? इवॉन तो पूरी रात बॉसेस को ड्रिंक्स ऑफर करती रहेगी सिर्फ उनकी चमचागिरी करने के लिए। सच में ये सब सोचकर ही थकान होने लगती है। मैं कार पार्क करता हूँ, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ, चलो भी, अगर ये सब कंपनी फोरम पर बोल देते ना तो लोग तुम्हारी अच्छी क्लास लगाते। कहते तुम्हारे अंदर टीम स्पिरिट नहीं है और तुम सिर्फ इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देते हो। फिर बॉसेस भी तुम्हारे पीछे पड़ जाते। कितना इरिटेटिंग है इन सब का ये ड्रामा देखना। रायन बड़बड़ाते हुए कार से बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि इवॉन मैनेजर वॉल्श की चमचागिरी करते हुए उसके आगे पीछे घूम रही है। मैं दिल में सोचता हूँ, इवॉन चाहे जितनी अनोइंग हो, लेकिन अगर वो मैनेजर वॉल्श जैसे आदमी के सामने भी इतना झुक सकती है तो ऐसा कोई काम नहीं होगा जो वो ना करे। मैं कार से उतरकर सांस भरता हूँ और रायन से कहता हूँ, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, वरना लेट होने की वजह से बाकी सब भी अफेक्ट होंगे। रायन सिर हिला देता है और हम दोनों जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। इवॉन हमें देखकर कहती है, मुझे लगा तुम दोनों फिर ट्रैफिक में फंस गए। चलो अब जब सब आ गए हैं तो अंदर चलते हैं। फिर वो मीठी सी स्माइल के साथ मैनेजर वॉल्श की तरफ मुड़ती है। पिछली बार जो गाना आपने गाया था, आज भी उसी से नाइट क्लोज करनी होगी। अभी तक उससे मन ही नहीं भरा। उसकी चमचागिरी बिल्कुल निशाने पर लगती है और मैनेजर वॉल्श खुशी से कान तक मुस्कुराने लगता है। फिर वो सबसे पहले इवॉन को साथ लेकर फ्रंट डोर से अंदर चला जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ मिस फॉस्टर, मिस लॉसन स्टाफ आदत के मुताबिक अदब से उनका वेलकम करता है, डोर खोलता है और उन्हें अंदर ले जाता है। और कौन हो सकता था? विवियन फॉस्टर ही। मैं इंस्टिंक्टिवली अपनी नजर हटा लेता हूँ। क्या ये वाकई वही विवियन है जिसे मैं जानता था? मुझे अभी भी याद है वो कभी मेरे कितनी क्लोज और फेमिलियर थी, और अब देखो कितनी डिस्टेंट लग रही है। नेट फिर से मुलाकात हो गई। उसके पास खड़ी नीना मुझे देख लेती है और मुस्कुराते हुए ये कहती है। उसकी बात सुनते ही उसके पीछे खड़े दोस्त मेरी तरफ देखने लगते हैं और नीना को छेड़ते हैं। ये क्या बात हुई? हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी? हाँ, इतना हैंडसम लड़का है, इसे हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करवा रही? नीना चुपके से विवियन की तरफ देखती है। जब उससे कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो वो सर टेढ़ा करके कहती है, मुझसे मत पूछो, ये डिसीजन मेरा नहीं है। विवियन ये सब सुनकर भी अपनी चाल नहीं रोकती और सीधा एलिवेटर में चली जाती है। नेट, अगर टाइम हो तो ऊपर आ जाना और हमारे साथ बैठना। नीना दिल में सोचती है, अगर नेट सच में ऊपर आना चाहे तो स्टाफ से रूम नंबर पूछ लेगा। फिर वो हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए विवियन के पीछे चली जाती है। इधर हमारी तरफ नीना को मुझसे बात करते देख मेरे कोवर्कर्स सब हैरान रह जाते हैं। कोई क्यूरियोसिटी से पूछता है, नेट क्या तुम मिस लॉसन को जानते हो? मैनेजर वॉल्श का एक्सप्रेशन भी तुरंत बदल जाता है। अगर उसे पहले से पता होता कि नेट की इतनी बड़ी पहचान है तो वो कब का अपना बिजनेस कार्ड दे चुका होता। कितनी रिडिकुलस बात है। इवॉन की नजर आधी छुपी हुई मेरी तरफ टिकती है। क्या तुम्हारी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब तुम मिस सिंक्लेयर के साथ थे? नेट, तुम्हें सच में बाहर निकलकर और लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तुम एडमिनिस्ट्रेशन में सच में वेस्ट हो रहे हो। रायन आंखें घुमाता है और उसे जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन मैं उसे रोक लेता हूँ। हल्की सी मुस्कान के साथ मैं इवॉन से कहता हूँ, मेरे अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि मुझे कैसे बिहेव करना है। मैं न किसी से पंगा लेने जाता हूँ और न ही पंगे से डरता हूँ। इस बात पर तुमसे बहस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? नेट, क्या तुम शुरू से ही अपनी शक्ल का यूज करके मिस सिंक्लेयर को पटा नहीं लिया था? मेरे सामने इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। अगर इतनी हिम्मत है तो जाकर नीना लॉसन को पटाओ। देखते हैं वो तुम्हारी तरफ देखती भी है या नहीं। सिचुएशन को बिगड़ता देख कोवर्कर्स तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे मैनेजर वॉल्श का गाना सुनने का इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, और वो इवॉन को वहाँ से ले जाते हैं। इधर विवियन अभी बैठी रही होती है कि सोफी फिर से नीना से पूछ बैठती है, वो हैंडसम
लड़का सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे हट यार, अगर वो मेरा होता तो क्या मैं तुम लोगों को पहले ही नहीं बताती? अब तक तो तुम उसे इसी रूम में देख चुके होते। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि इतना हैंडसम लड़का लेकर आऊं और बस उसके साथ सीधा साधा बैठकर बातें करूं। क्या मैं तुम्हें कोई चैरिटी वर्कर लगती हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद नीना विवियन की तरफ मुड़ती है। अच्छा सच सच बताओ, उस दिन हुआ क्या था? मैंने सुना था जोजो ने जानबूझकर अपने एक्स से बदला लेने के लिए वो सब प्लान किया था, और विवियन तुम इतनी टेंशन में थी कि एक बिजनेस डील तक पोस्टपोन करके सीधा रीजेंसी लाउंज पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? पता नहीं कैसे आखिर में तुम बस वहाँ अकेली बैठकर सब देखती रह गई। जितना नीना सोचती है उतनी ही उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। तब विवियन की हमेशा की तरह ठंडी और शांत आवाज सुनाई देती है, अपने काम पर ध्यान दो, हर बात में इतनी इंटरेस्ट मत लिया करो। गुस्से में आई हुई औरत से डील करना वाकई मुश्किल होता है, बस एक गलत बात बोल दो और वो फट पड़ती है। इधर इवॉन जैसे ही रूम में एंटर करती है ऐसे बिहेव करती है जैसे पूरी जगह उसी की हो। वो हर तरफ घूमना शुरू कर देती है। उसकी आवाज बुरी नहीं है और वो मैनेजर वॉल्श की इतनी तारीफ करती रहती है कि उसके चेहरे की हर झुर्री भी खुशी से खेल उठती है। ये सब देखकर रायन अपनी कोहनी से मुझे हल्का सा धक्का देता है और सिग्नल करता है कि संभल कर रहना, और वैसे ही होता है। इवॉन हाथ में ड्रिंक लेकर मेरे पास आ जाती है। नेट, तुमने मिसेस चेन जैसी डिफिकल्ट क्लाइंट को भी मना लिया। एडमिनिस्ट्रेशन टीम के सब लोगों को तुम्हारे नाम का एक टोस्ट तो करना ही चाहिए, राइट? मुझे पहले ही पता था वो कुछ ऐसा ही करेगी। मैं पोलाइटली मना कर देता हूँ, मुझे बाद में ड्राइव करना है, आज रात में ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं टी से टोस्ट कर दूंगा। इवॉन भौहें उठाती है, सबने ड्रिंक ली है, कम से कम थोड़ा सा तो पी लो, वरना बाद में तुम्हें ड्राइवर ही बुला देंगे। मैं इवॉन के टोन से पूरी तरह तंग आ चुका होता हूँ और जवाब देने ही वाला होता हूँ, तभी रूम का डोर अचानक खुल जाता है। स्टाफ वाइन के साथ एक फ्रूट प्लेटर भी लेकर आते हैं। कोई कंफ्यूजन में पूछता है, कहीं गलती तो नहीं हो गई? हमने ये ऑर्डर नहीं किया था। स्टाफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कोई गलती नहीं हुई, ये सब मिस लॉसन की तरफ से है और आज रात का पूरा बिल भी वही पे कर रही हैं। वाह, इतनी सारी वाइन का बिल तो बहुत बड़ा होगा। क्या नेट सच में मिस लॉसन के इतने क्लोज हो गया है? सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और सारी नजरें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। इवॉन के खूबसूरत चेहरे पर मुश्किल से ही कंपोजर बचा रहता है। अब समझ आया तुमने बॉसेस के साथ टोस्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारे पीछे कोई सपोर्ट जो है। अच्छा है, कम से कम अब तुम्हें पता तो चल गया। मिस लॉसन भी किसी आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं करती। इस बार रायन भी खुद को रोक नहीं पाता। तुम खुद को समझती क्या हो? स्टाफ सब कुछ रखकर रूम से बाहर निकल जाता है। मेरा दिल डूब सा जाता है। नीना ने अचानक ऐसा क्यों किया? इसका मतलब आखिर है क्या? लॉजिक से देखा जाए तो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप अभी इतना क्लोज तो बिल्कुल नहीं है। क्या इसके पीछे विवियन है? ये सब देखकर इवॉन की बची कुची इज्जत भी नहीं बची। वो ठंडी सी हफ करती है और मुड़कर चल देती है। दिल में सोचती है, अगर नेट सच में नीना लॉसन के क्लोज हो गया तो जिसकी चमचागिरी जोजो को भी करनी पड़ती है। अगर मैं ऐसे ही तंग करती रही और बाद में ये मेरे खिलाफ आ गया तो मैं अभी बैठी रहा होता हूँ कि रायन क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुम्हारे और नीना लॉसन के बीच चल क्या रहा है? क्या सीन है? सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, आज रात ड्रिंक्स का बिल नीना दे रही है, इसलिए फिलहाल कुछ टाइम के लिए चीजें मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन ये कितनी देर चलेगा कौन जाने। मैं रूम में नजर घुमाता हूँ और कुछ लोग गिल्टी होकर अपना सिर झुका लेते हैं। ये वही लोग हैं जो इतने दिनों से खुलेआम या चुपके चुपके मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। मैं अभी ये सोच ही रहा होता हूँ कि जाकर नीना को थैंक यू बोलूं, या शायद उसने ये सब इसलिए किया है ताकि मैं खुद उससे मिलने जाऊं। तभी मुझे महसूस होता है कि मेरे पास वाली सीट हल्की सी दबती है। मैनेजर वॉल्श मेरे बगल में आकर बैठ जाता है। नेट, सच कहूं तो मुझे हमेशा से तुमसे काफी उम्मीदें थी। ये सुनकर मैं पोलाइट डिस्टेंस बनाए रखता हूँ। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। हमें गाइड करने के लिए थैंक यू मैनेजर वॉल्श। मैनेजर वॉल्श मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। अरे नहीं, ऐसा मत कहो, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मिस लॉसन के इतने क्लोज हो। मेरे अंदर तुरंत अलर्टनेस आ जाती है। मुझे पहले ही पता है कि उसका इरादा साफ नहीं है, लेकिन देखते हैं वो असल में चाहता क्या है। मैनेजर वॉल्श अपने ग्लास में वाइन को धीरे धीरे घुमाता है और आराम से बोलता है, लॉसन फैमिली ने अभी नया रिजॉर्ट खोला है, रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए हैं। अगर तुम लॉसन रिजॉर्ट के साथ पार्टनरशिप करवा दो तो यहाँ तुम्हारा करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये कैसा मजाक है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे टॉप बॉस डायरेक्टर गाओ भी शायद इसे सिक्योर ना कर पाए, और इसे लगता है मैं उस पुराने चालाक शाक को मना लूंगा। ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। मेरे होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। वो मुझे लालच दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और मैं कैजुअली बोल देता हूँ, अगर दोबारा मिस लॉसन से मुलाकात हुई तो मैं बात छेड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन सच कहूँ तो मैं उनके इतना क्लोज नहीं हूँ। अच्छा, ये सुनते ही मैनेजर वॉल्श की आंखों में एक चमक सी आती है और वो कहता है, वैसे नेक्स्ट टाइम का वेट करने की जरूरत नहीं है, मिस लॉसन तो इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर है। मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। तो मैनेजर वॉल्श असल में बस मुझे टेस्ट कर रहा था, नीना के नाम से मेरी सच्चाई जांच रहा था। नीना से इन लोगों को बेवकूफ बनाना तो ठीक है, लेकिन जोजो को नहीं बना सकते। सबको पता है मैनेजर वॉल्श को एडमिनिस्ट्रेशन में जोजो के फादर ने ही बिठाया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे असली हेड टॉमस टैंग यहाँ नहीं है, मैनेजर वॉल्श इतना अकड़ दिखाने लगा है। ये सब सोचकर मैं डिसाइड करता हूँ कि सीधी बात करना ही बेहतर है। मैं बॉटल उठाता हूँ और खुद उसके ग्लास में ड्रिंक डाल देता हूँ। मैनेजर वॉल्श इस बात से बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वो थोड़ा सा मुझसे दूर भी खिसक जाता है, जैसे उसे डर हो कि मैं उसके साथ कुछ ना कर दूं। फिर मैं हल्की सी सांस लेकर उससे कहता हूँ, मैनेजर वॉल्श, जब आप मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो मैं भी आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। सच ये है कि मेरा और मिस लॉसन का कोई कनेक्शन नहीं है, और वो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों है
है, शायद उसके पीछे कोई और ही वजह है। ये सुनकर मैनेजर वॉल्श क्यूरियोसिटी से पूछता है, सच में? तो फिर आखिर किसने कहा कि वो तुम्हारा ख्याल रखें? विवियन फॉस्टर और कौन? मैं उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ बोलता हूँ। नीना लॉसन बस मिस फॉस्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हैं, इसलिए वो मेरा ख्याल रख रही हैं। मैनेजर वॉल्श का हाथ झटके से हिल जाता है और उसके ग्लास की आधी वाइन तुरंत गिर जाती है। वो दिल में सोचता है, उसने सुना था कि नीना लॉसन अपने मेल कंपेनियंस जल्दी जल्दी बदल देती है, लेकिन विवियन फॉस्टर का कंपेनियन, और वो भी कोई ऐसा जिसका नाम लेने लायक हो, उसने आज तक कभी नहीं सुना। क्या नेट के पास वाकई इतना बड़ा सपोर्ट है या बस ब्लफ कर रहा है? मैनेजर वॉल्श जल्दी से खुद को संभालता है और तुरंत जवाब देता है, लेकिन मिस फॉस्टर ने तो आज तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। नेट, क्या तुम सच में मिस फॉस्टर को जानते हो? फालतू की बातें मत बनाओ, झूठ पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपना ग्लास उठाता हूँ, एक सिप लेता हूँ और आराम से कहता हूँ, कुछ दिन पहले हमारे बीच छोटी सी डिसएग्रीमेंट हो गई थी। आज रात वो बस मुझसे नाराज होने का नाटक कर रही हैं, बस चाहती हैं कि मैं उन्हें थोड़ा मनाऊं। आप समझ ही सकते हैं मैनेजर वॉल्श, वैसे भी ऑफिस में आजकल मेरे दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होना नॉर्मल ही है। मैनेजर वॉल्श वाइन का एक सिप लेता है और ग्लास पर उंगलियां घुमाते हुए सोचता है, अगर ये बात सच है तो मिस सिंक्लेयर की नेट को कंपनी से निकालने वाली डिमांड पर दोबारा सोचना पड़ेगा। आखिर अब नेट के पीछे मिस फॉस्टर का सपोर्ट है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैनेजर वॉल्श, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ। जब वो मुझे और ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं करता तो मैं बहाना बनाकर रेस्टरूम चला जाता हूँ ताकि थोड़ी देर चैन की सांस ले सकूं। सिंक पर पानी मेरी उंगलियों पर बह रहा होता है। मैं ऊपर देखता हूँ तो इवॉन को भी अंदर आते देख तुरंत समझ जाता हूँ, आज रात मैं उसे 2 बार एम्बैरेस कर चुका हूँ और वो जरूर बदला लेने का मौका ढूंढ रही होगी। और लो, वो आ भी गई। इवॉन की आवाज गूंजती है, तुम भी कमाल हो, कभी जोजो कभी नीना लॉसन, लड़कियों के बीच ऐसे घूमते रहते हो और ऊपर से दिखाते हो जैसे तुम्हें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। इतना एक्ट करना थकाने वाला नहीं होता? मैं पेपर टॉवल निकालकर हाथ पहुंचता हूँ और वो लगातार मेरा मजाक उड़ाती रहती है। नेट, देखते हैं ये ड्रामा तुम और कितने दिन चला पाते हो। ये सुनकर मैं ठंडी सी हंसी हंसता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, इवॉन, हर चीज की एक लिमिट होती है, जो पहले पंगा लेता है बदतमीजी भी वही करता है। ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम उतर जाता है और जब वो जवाब देने ही वाली होती है तब मैं आगे बोलता हूँ, तुम्हें लगता है मैनेजर वॉल्श आज इतना सीधा क्यों था? क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे पीछे नीना लॉसन नहीं, विवियन फॉस्टर है। और ये मत समझना कि मेरे सब्र की कोई लिमिट नहीं है। बेहतर होगा तुम अपने आप पर ध्यान दो। वो कुछ नहीं बोलती, बस मुझे गुस्से से घूरती है, फिर मुड़कर गुस्से में वहां से चली जाती है। मैं भी रेस्टरूम से बाहर निकलता हूँ। जैसे ही बाहर कदम रखता हूँ सीधा विवियन से टकरा जाता हूँ। विवियन ऊपर देखती है, मुझे पहचानती है और हल्की सी स्माइल देती है। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही बात आती है, ओ नो, क्या वो इतनी देर से यहीं खड़ी थी? अगर विवियन ने मेरी अभी वाली बातें सुन ली हैं तो क्या मैं कल सुबह का सूरज भी देख पाऊंगा? छोड़ो, पहले माफी मांग लेना ही बेहतर है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और कहता हूँ, मिस फॉस्टर, मैंने अभी जो कहा शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। विवियन मेरी बात सुनती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती और सीधा मेरे पास से निकल जाती है। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रह जाता हूँ, फिर फोन निकालकर विवियन के साथ वाली चैट खोलता हूँ। स्क्रीन पर एक मैसेज अभी भी पड़ा होता है, उसका टाइम स्टैम्प 5:36 दिख रहा होता है। उस मैसेज को देखते ही उस दिन की सारी यादें एक साथ दिमाग में लौट आती हैं। मैं जल्दी से सिर हिलाकर उन्हें भगाता हूँ और टाइपिंग शुरू कर देता हूँ। उधर विवियन वापस रूम में आ जाती है जहाँ सब लोग ऑलरेडी फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। नीना एक नए पॉपुलर मेल सेलिब्रिटी के पास बैठी होती है। मिस फॉस्टर, रेस्टरूम में इतनी देर क्या कर रही थी? विवियन वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और उस सेलिब्रिटी के ऑफर की हुई ड्रिंक को हल्का सा मना कर देती है, लेकिन उसकी नजर रूम में बैठे आदमियों पर सिर्फ एक पल के लिए घूमती है, फिर उसका दिमाग दोबारा नेट के साथ गुजरी उस रात की तरफ चला जाता है। विवियन चुपचाप बैठी रहती है, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। सोफी कहती है, सब लोग तो ऑलरेडी फुल एंजॉय कर रहे हैं। नीना अपना हाथ विवियन के कंधे पर रखकर कहती है, मैं तो अभी तुम्हें रेस्टरूम में ढूंढने भी गई थी, लेकिन स्टाफ ने बोला तुम 2nd फ्लोर चली गई थी। जब रूम के अंदर ही रेस्टरूम है तो तुम्हारा बाहर जाना ही अजीब था, और ऊपर 2nd फ्लोर तक जाना, वो तो और भी स्ट्रेंज है। कौन मानेगा कि तुम ऊपर किसी से मिलने नहीं गई थी? विवियन कोई जवाब नहीं देती, वो बस नीना का हाथ हटाकर इतना कहती है, मैं चलती हूँ, अगली बार आराम से मिलते हैं। नीना हैरानी से खड़ी हो जाती है, अरे रुको ना विवियन, इतनी जल्दी सच में जा रही हो? रोज थोड़ी ना सबको साथ टाइम स्पेंड करने का चांस मिलता है, थोड़ी देर और रुक जाओ। इधर मैं हॉलवे में खड़ा अपनी अपॉलॉजी बार बार टाइप करता हूँ और फिर डिलीट कर देता हूँ। आखिर में मैं सिर्फ 3 शब्द भेजता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन विवियन ने मुझे ब्लॉक कर दिया होता है और मैसेज भेजा ही नहीं जा पाता। मैं स्क्रीन पर दिखते उस लाल एक्सक्लेमेशन मार्क को देखता रहता हूँ और बेबस सी कड़वी हंसी निकल जाती है। उफ, मुझे सच में समझ नहीं आता विवियन के दिमाग में चल क्या रहा है। उस सब के बाद डिपार्टमेंट गैदरिंग भी जल्दी ही खत्म हो जाती है। कोवर्कर्स 2-2-3 दिन के ग्रुप्स में बाहर निकलने लगते हैं। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। मैं भौंया से कोड लेता हूँ, सोचता हूँ शायद कोई क्लाइंट होगा और तुरंत कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ से बस अजीब सी स्टैटिक जैसी आवाज आती है। कंपनी वाली बात, उसे धीरे धीरे एक एक करके सेटल करेंगे। आवाज को क्लियरली डिस्टॉर्ट किया गया था, इसलिए ये समझना नामुमकिन था कि सामने आदमी है या औरत। मैं बिना कोई एक्सप्रेशन बदले कॉल कट कर देता हूँ। इस बार जो क्या प्लानिंग कर रही है, लगता है आज रात कुछ होने वाला है। बेटर होगा मैं अलर्ट रहूं। उस रात सबने थोड़ी ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए ग्रुप ने कैब लेकर घर जाने का डिसीजन लिया। जो भी प्लान कर रही हो, इस पॉइंट पर उसके पास वापस जाकर माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे वो विवियन फॉस्टर की
कार नहीं है। पूरा ग्रुप ड्राइववे की तरफ देखने लगता है जहाँ एक ब्लैक सेडान स्मूथली हमारे पास से गुजरती है। पीछे से इवॉन नफरत भरी हंसी हंसती है और मैनेजर वॉल्श का एक्सप्रेशन भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता। इवॉन की मजाक उड़ाती हंसी सुनकर रायन हैरान होकर कहता है, पागल हो गई हो क्या इवॉन? अब क्या हो गया तुम्हें? आज रात इतनी बेइज्जती हुई है फिर भी मैं क्यों ना हंसूं? मैं तो पूरी रात इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। ऑब्वियसली हंसूंगी। कुछ लोग बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं कि उनका मिस फॉस्टर से कनेक्शन है, इतना भी नहीं सोचते कि विवियन फॉस्टर सबसे डिस्टेंस बनाकर रखती है। क्या तुम्हें लगता है मिस फॉस्टर कोई चैरिटी चलाती है जो हर कोई बोले कि वो उन्हें जानता है? रायन जवाब देने ही वाला होता है कि बेंटली के पीछे चल रही दूसरी कार आकर उनके सामने रुक जाती है। अंदर बैठी औरत विंडो नीचे करती है, वो और कोई नहीं विवियन की असिस्टेंट क्लोए होती है। जाओ। इवॉन की आवाज वहीं अटक जाती है। मैनेजर वॉल्श उससे भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। वो तुरंत आगे बढ़कर चापलूसी भरे अंदाज में कहता है, असिस्टेंट क्लोए, काफी टाइम हो गया। क्लोए उसकी बात को बस हाथ हिलाकर टाल देती है और सीधा मेरी तरफ देखती है। मिस्टर कोल, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो इस कार्ड पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर खुद को संभालते हुए पूछता हूँ, असिस्टेंट क्लोए, क्या मेरे लिए मिस फॉस्टर से एक बार मिलना अरेंज हो सकता है? मैं पर्सनली उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्लोए सिर हिलाकर कहती है, मैं मिस फॉस्टर से पूछूंगी अगर उनके पास टाइम हुआ तो। कम से कम उन्होंने मना तो नहीं किया। मैं चैन की सांस लेता हूँ। इसके लिए थैंक यू। सेफ जर्नी असिस्टेंट क्लोए। मैं लग्जरी कार्स की पूरी लाइन को वहां से जाती हुए देखता रहता हूँ। मेरे कोवर्कर्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं। रायन जोर से आंखें घुमाता है। इवॉन का उड़ा हुआ चेहरा देखकर कहता है, कुछ लोगों को अपनी जुबान संभालना सीख लेना चाहिए, वरना एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि किससे पंगा ले लिया। मैं बिजनेस कार्ड को हाथ में पकड़े हुए सोचता हूँ, चाहे ये सिर्फ क्लोए का पर्सनल कॉन्टैक्ट ही क्यों ना हो, कम से कम विवियन ने मेरे लिए एक दरवाजा खुला छोड़ा है। इसका मतलब वो अभी भी मेरी बात सुनने को तैयार है। मुझे ये चांस बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। इवॉन और ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाती। वो तुरंत एक कैब रोक कर चली जाती है। रायन सबके जाने के बाद भी मेरे साथ रुकता है। टैक्सी में बैठने से पहले वो मुझे याद दिलाता है, तुमने भी काफी पी रखी है, अगर सेफ फील नहीं हो रहा तो डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुला लेना, ऑफिस वाली बात कल देख लेंगे। मैं उसके लिए टैक्सी का डोर बंद करता हूँ और हाथ हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, मेरी टेंशन मत लो, घर जाकर सूप पी लेना, होश आ जाएगा, फिक्र मत करो। मेरे जैसे बड़े आदमी के साथ भला क्या हो सकता है। टैक्सी को दूर जाते हुए देखने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहता हूँ। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ता हूँ और डेजिग्नेटेड ड्राइवर को कॉल करते हुए वेट करने ही वाला होता हूँ कि मेरी नजर पैसेंजर सीट पर पड़ती है। वहाँ किसी ने कुछ सस्पिशियस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट छोड़ रखा होता है। ये क्लियरली किसी की जानबूझकर की हुई हरकत लगती है। मैं जोर से कार का डोर बंद करता हूँ और तुरंत लॉक कर देता हूँ। मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाने का इरादा करता हूँ, लेकिन रास्ते के बीच में मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ और दिल में सोचता हूँ, क्या ये जोजो का भेजा हुआ कोई आदमी है बदला लेने के लिए? नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी अचानक एक कार की हेडलाइट्स जल उठती हैं और कोई बाहर निकलकर मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है। मैं झटके से उसका हाथ हटा देता हूँ और सख्त आवाज में पूछता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? किसने भेजा है तुम्हें? फिर मेरी नजर उसके नाजुक चेहरे पर पड़ती है और मैं वहीं रुक जाता हूँ। विवियन, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मेरी पैसेंजर सीट पर कुछ सस्पिशियस चीज रखी हुई है। मुझे लगता है जोजो के भेजे हुए किसी आदमी ने मेरी कार के साथ छेड़छाड़ की है। मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने ही जा रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि उससे छुड़ा सकूं। मेरी बात सुनते ही विवियन तुरंत अपने साथ आए बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है, उसकी कार चेक करो और पुलिस को रिपोर्ट करो। बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे ऑर्डर मानकर चला जाता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। अभी भी दिमाग में पूरा सीन बार बार चल रहा होता है। इसी बीच विवियन कार का डोर खोलती है। बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैं हिलता भी नहीं, अभी भी अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ। काफी देर तक मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर विवियन मुझे हल्का सा नाराज होकर देखती है। क्या हुआ? फिर से मना करोगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। ठीक है मिस फॉस्टर, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मुझे लिफ्ट दे दीजिए। जैसे ही वो जाने लगती है मेरी आवाज सुनकर रुक जाती है। विवियन हल्की सी हंस देती है। आज तो तुम काफी ओबीडियंट हो, मुझे लगा तुम फिर से मना कर दोगे। मैं बस मुस्कुराता हूँ, कुछ नहीं बोलता। कार में बैठने के बाद मैं पूछता हूँ, मिस फॉस्टर, अभी तो आप जा रही थी ना? तुम्हें काफी इंटरेस्ट है मैं कहाँ जाती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सब लोग जिस कार की बात कर रहे थे जो थोड़ी देर पहले इंटरसेक्शन से निकली थी, वो तुम्हारी ही थी। मैं उसकी छेड़छाड़ को इग्नोर कर देता हूँ। विवियन थोड़ी सी थकी हुई लगती है और हल्की सी सांस लेकर कहती है, मैं तो इतनी देर से यही थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि पहले वाली कार मेरी ही थी? मैं सिर हिला देता हूँ जैसे मैंने कुछ नोटिस ही ना किया हो और टॉपिक बदल देता हूँ। आज रात के लिए बहुत थैंक यू, मैं लकी था कि आप वहाँ थी। विवियन का मुझसे बात करने का इंटरेस्ट अचानक कम हो जाता है। मैंने ये सब तुम्हारे लिए जानबूझकर नहीं किया, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो जाती है। बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो बस थोड़ी रेस्टलेस थी, बस यूं ही यहाँ रुक गई थी। वो बिल्कुल भी मेरा वेट नहीं कर रही थी और उससे मेरी कोई खास परवाह भी नहीं थी। विवियन की ये बात सुनकर मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से हमें कई बार देखता है, फिर हिम्मत करके पूछता है, डायरेक्टर फॉस्टर, घर चलना है या? विवियन मेरी तरफ एक छोटी सी नजर डालकर कहती है, रिवरसाइड मैनर। कार के अंदर पहले ही खामोशी थी। विवियन आंखें बंद करके आराम करने लगती है, लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाता। मेरे नर्व्स अभी भी टेंस होते हैं। मुझे अब तक समझ नहीं आता कि विवियन, जो हमेशा सबसे डिस्टेंस बनाकर रखती है, मेरे जैसे आदमी के लिए इतना सब क्यों कर रही है? एक ऐसा आदमी जिसे वो मुश्किल से कुछ ही बार मिली है। क्या ये सब सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से है? अच्छी बात ये थी कि घर ज्यादा दूर नहीं था। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते ही मैं उतरने लगता हूँ, लेकिन एक बार फिर विवियन की तरफ देख लेता हूँ। मेरी नजर महसूस
महसूस करके विवियन कहती है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, उतरो। क्या आज रात कार में ही सोने का प्लान है? मैं जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ और जैसे ही मैं विवियन को गुड बाय कहने वाला होता हूँ, वो अचानक मेरा बाजू पकड़ लेती है और मेरे साथ कॉम्प्लेक्स की तरफ चलने लगती है। हम दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ कि विवियन ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कमाल की है। रिलेशनशिप शुरू करने से पहले तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जोजो असल में कैसी इंसान थी। उसकी आवाज और भी ठंडी हो जाती है, जैसे उसमें हल्की सी नाराजगी भी छुपी हो। ये सुनकर मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर धीरे से समझाता हूँ, मैं उसके साथ था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसके पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। और मुझे हमेशा लगा कि जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उनके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर मैटर करता है, पास्ट नहीं। इसीलिए मैंने उस बारे में कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विवियन मुझे डिसबिलीफ के साथ देखती रहती है, फिर आखिरकार वही रुक जाती है। ठीक है, बोलते रहो, तुम्हारी बात में दम तो है। उस पल मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी सीनियर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैं विवियन का एक्सप्रेशन ध्यान से देखता हूँ। जब लगता है वो काफी काम है तो मैं आगे बोलता हूँ, और जहाँ तक बिट्रेयल की बात है, मैं मानता हूँ उसने मुझे बहुत हर्ट किया, लेकिन जोजो ने बार बार मुझसे झूठ बोला और मुझे अपनी डिग्निटी भी बचानी थी। और रही बात आपकी मिस फॉस्टर, मुझे अभी भी आपसे माफी मांगनी बाकी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद मैंने ऑफिस के कोवर्कर्स के सामने हमारे पुराने कनेक्शन का जिक्र सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे खुद थोड़ा बेटर फील हो। मेरी बात खत्म होते ही मेरी नजर अपने आप विवियन की तरफ चली जाती है। काफी देर की खामोशी के बाद वो ठंडी सी हफ करती है और धीरे से बोलती है, लोगों को पहचानने की तुम्हारी एबिलिटी वाकई अच्छी नहीं है। मैं उसकी बात का मतलब भी समझ जाता हूँ। सीधी सी बात यह है कि उसके हिसाब से मुझ में ही प्रॉब्लम थी। मैं जोजो के बेकार लव गेम में उलझा रहा जबकि उसके साथ रह सकता था, लेकिन सच ये है कि वो इतनी आउट ऑफ रीच है कि मैं उसके सामने एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। हम दोनों एक के बाद एक चलते हुए मेरे बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं डोर खोलने लगता हूँ, मुझे याद आता है कि विवियन अभी भी मेरे साथ खड़ी है। मैं उसकी तरफ मुड़कर पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी बात ज्यादा सजेस्टिव ना लगे। मिस फॉस्टर, क्या आप थोड़ी देर के लिए ऊपर आना पसंद करेंगी? लेकिन हम दोनों अकेले मेरे घर के बाहर खड़े थे और उसे बस ऐसे ही भेज देना भी ठीक नहीं लग रहा था। मेरी रिएक्शन देखकर विवियन हल्की सी हंस देती है और मना करने ही वाली होती है कि अगले ही पल जोजो, जो इतनी देर से यहीं छुपकर मेरा वेट कर रही थी, अचानक सामने आ जाती है। नेथ प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी। मैं उस औरत को हैरानी से देखता रह जाता हूँ। वो साफ दिख रहा था कि पूरी तरह इमोशनल हो चुकी थी। विवियन जोजो को देखती है और भौएं सिकोड़ लेती है। जोजो, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो मुझे ब्लेम मत करना, जब मैं तुम्हें वहीं भेजूंगी जहाँ तुम डिजर्व करती हो। इतना कहकर वो पास खड़े बॉडीगार्ड को एक इशारा करती है और बॉडीगार्ड जोजो को वहाँ से ले जाता है। फिर वहाँ सिर्फ हम दोनों ही बचते हैं। विवियन बोलती है, इस बार तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। मुझे लगा वो बस किसी होटल में रुकवाने का अरेंजमेंट करेगी, लेकिन जब कार एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर घुस जाती है तब मुझे समझ आता है कि वो मुझे अपने घर ले जा रही है। एंट्री वे की लाइट्स जल उठती हैं। विवियन फॉस्टर की दुनिया पहली बार मेरे सामने पूरी तरह खुल जाती है। उसकी अमीरी हर जगह साफ दिख रही थी। एंट्रेंस से लेकर डेकोरेशन तक सब कुछ सिंपल होते हुए भी बहुत ग्रैंड था। हर छोटी डिटेल बहुत सोच समझ कर की गई थी। हॉलवे में लगी पेंटिंग्स ही उसकी कमाल की चॉइस दिखाने के लिए काफी थी। विवियन मेरे आगे चलती है, फिर मुड़कर कहती है, कोई बात नहीं, शूज चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। लिविंग रूम बहुत बड़ा था और मोस्टली मॉडर्न स्टाइल में डेकोरेट किया गया था। शायद विवियन ज्यादा घर पर नहीं रहती थी, क्योंकि घर में रहने वाले इंसान की कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। मैं देखता हूँ वो सीधा ऊपर चली जाती है तो मैं भी जल्दी से उसके पीछे चला जाता हूँ। विवियन हॉलवे के एंड वाले एक रूम के सामने रुकती है, तब वो मुड़कर मेरी तरफ देखती है। ये तुम्हारा रूम है, जाकर फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारा दिन भी काफी टायरिंग था, जल्दी रेस्ट कर लेना। जब वो देखती है कि मैं वहीं खड़ा हूँ और हिल नहीं रहा तो मजाक में कहती है, क्या हुआ, रूम पसंद नहीं आया या फिर मास्टर बेडरूम में सोना चाहते हो? ये सुनते ही मेरे कान लाल हो जाते हैं। मैं जल्दी से समझाता हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस सोच रहा था कहीं आपके बॉयफ्रेंड को बुरा ना लगे। विवियन हैरानी से पूछती है, किसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है? ये बात तुमने कहाँ से सुनी? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। काफी ऑकवर्ड फील होने लगता है। मैं बात खत्म करने ही वाला होता हूँ कि वो फिर बोलती है, तो अब जोजो के बारे में क्या सोचते हो? क्या उसके साथ रिलेशनशिप में आने का रिग्रेट है? एक पल के लिए मैं जम सा जाता हूँ। पार्टनर चूज करते वक्त उसके पास्ट के बारे में कुछ भी ना जानना वाकई बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, इसलिए बाद में रिग्रेट होना बिल्कुल नॉर्मल है। इतना कहकर विवियन मेरा जवाब भी नहीं देती और सीधा मास्टर बेडरूम में चली जाती है। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहता हूँ, फिर अचानक मुझे उसकी बात समझ आती है। रुको, क्या उसका मतलब वही था? विवियन वो सच में मेरी पार्टनर चूज करने की जजमेंट पर सवाल उठा रही थी? मुझे काफी इरिटेशन होती है, लेकिन मैं उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं दे सकता। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहता हूँ, फिर अपने रूम का डोर खोलता हूँ, अंदर जाकर अपना टॉयलेटरीज का सामान उठाता हूँ और बाथरूम की तरफ चला जाता हूँ। मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा होता है कि कल मैं विवियन से किस तरह माफी मांगू। सब कुछ कितना ऑकवर्ड लग रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कल की प्रॉब्लम कल देखेंगे। अभी मेरा सिर्फ एक काम है, अच्छे से रेस्ट करना, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है। उधर मास्टर बेडरूम में विवियन रेड रोब पहन लेती है और अपने लिए एक ग्लास रेड वाइन डाल लेती है। तभी उसका फोन रिंग करता है, स्क्रीन जल उठती है। विवियन कॉल रिसीव करती है। हाँ बोलो, क्या बात है? दूसरी तरफ से काफी शोर शराबा सुनाई दे रहा था। नीना लॉसन क्यूरियोसिटी से पूछती है, तुम तो अभी घर गई थी ना, फिर अपने नेट को घर कैसे ले आई? विवियन खिड़की के पास खड़ी बाहर पेड़ों की हिलती हुई
हुई परछाइयों को देखते हुए सीधी आवाज में कहती है, मैं उसे इसलिए लाई क्योंकि मेरा मन था, मुझे किसी को रीजन देने की जरूरत कब से पड़ने लगी। नीना उसके जवाब से एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर मजाक में बोलती है, विवियन कितना झूठ बोलती हो, सच बताओ, क्या तुम सच में नेट को पसंद करने लगी हो? विवियन ये सुनकर बिल्कुल सीधे अंदाज में जवाब देती है, तो क्या तुम चाहती थी कि मैं जोजो को नेट से बदला लेते हुए बस देखती रहती? बेसिक ह्यूमैनिटी के हिसाब से मुझे उसकी हेल्प करनी ही थी। नीना नाक से हंसी निकालती है और कहती है, विवियन मेरे सामने अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह समझती हो मैं किस बात की तरफ इशारा कर रही हूँ। विवियन अपना वाइन ग्लास टेबल पर रख देती है, अगर सिर्फ 2 या 3 दिन किसी के साथ रहने से ही प्यार हो जाता तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड्स की लाइन लॉसन एस्टेट के गेट से लेकर सिटी ए तक पहुंच जाती। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। नीना दिल में सोचती है, क्या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? लेकिन विवियन के बिहेवियर को देखकर तो साफ लगता है कि वो नेट की काफी परवाह करती है। कितना अजीब है, बहुत ही अजीब। क्या मैंने नेट को इस सब में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी? वाह, कमाल हो गया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। उधर मैं फ्रेश होकर गेस्ट रूम में लेटा होता हूँ, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती। सब कुछ अजीब लग रहा था। विवियन का ये सब करने का असल मतलब क्या है? क्या वो वाकई सिर्फ काइंडनेस की वजह से मुझे अपने घर ले आई? जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही बेचैन होता जाता हूँ, और जब मैं बार बार करवट बदल रहा होता हूँ तभी डोर के बाहर फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। मैं तुरंत उठकर बैठ जाता हूँ। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो यहाँ क्यों आ रही है? कहीं सोए नहीं अभी? मैं कुछ देर सोचकर पूछता हूँ, मिस फॉस्टर इतनी रात को कोई काम था? कुछ खास नहीं, बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो, जल्दी सो जाओ। इतना कहकर उसके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली जाती है और उसी पल मुझे भी नींद आने लगती है। अगली सुबह मेरा 7 o'clock का अलार्म बिल्कुल टाइम पर बजता है। मैं उठकर फ्रेश होता हूँ। जैसे ही रूम से बाहर निकलता हूँ नीचे से बातों की आवाज सुनाई देती है। नीचे जाकर देखता हूँ तो विवियन की असिस्टेंट और सेक्रेटरी दोनों वहाँ मौजूद होते हैं। विवियन सोफा पर बैठी उनकी रिपोर्ट सुन रही होती है। जैसे ही उसे मेरी प्रेजेंस का एहसास होता है वो ऊपर मेरी तरफ देखती है, फिर उन दोनों से कहती है, सिचुएशन ये है, तुम लोग जाकर हैंडल करो, कुछ भी अपडेट हो तो मुझे रिपोर्ट करना। जी डायरेक्टर फॉस्टर। दोनों रिस्पेक्ट के साथ जवाब देते हैं और चुपचाप बाहर चले जाते हैं। घर फिर से शांत हो जाता है। रेडी हो जाओ तो नीचे आ जाना, अब यहाँ और कोई नहीं है। मैं सर हिला देता हूँ, नीचे आता हूँ और विवियन को ग्रीट करता हूँ, गुड मॉर्निंग मिस फॉस्टर, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं, सब रेडी है। तब मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है। वहाँ चाइनीज और वेस्टर्न दोनों तरह के ब्रेकफास्ट की इतनी सारी डिशेस लगी होती हैं। काफी बड़ा स्प्रेड था। मुझे अचानक याद आता है कि पिछले काफी टाइम से मैं देर तक सोने के चक्कर में ब्रेकफास्ट स्किप करता आ रहा था। आज फाइनली मैं प्रॉपरली ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा। मैं चेयर खींचकर बैठ जाता हूँ और कंफ्यूजन से विवियन को देखता हूँ। आप ब्रेकफास्ट नहीं करती? भूख नहीं लगती? विवियन सोफा पर बैठी मैसेजेस का रिप्लाई देते हुए कहती है, मैं खा चुकी हूँ, तुम बस खाओ, मेरी टेंशन मत लो। और हाँ, अगर आज फ्री हो तो पहले ऑफिस से लीव ले लो और जोजो वाली पुलिस रिपोर्ट का मैटर हैंडल कर लो। असिस्टेंट क्लोए तुम्हारे साथ जाएगी और हेल्प भी करेगी। ये सुनकर मैं संभल कर पूछता हूँ, अगर बात वहां तक पहुंच गई तो जोजो को किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है? ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और तुम्हारे स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा। ये केस छोटा भी हो सकता है और सीरियस भी। मुझे लगता है ये मैटर जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि इसके बाद जोजो कहीं और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये सोचकर मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। रिलैक्स, इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, कम से कम कुछ टाइम तक वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। वैसे भी सिंक्लेयर फैमिली के अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और जोजो का पुराना छिपा हुआ पास्ट भी, सिर्फ वही सब उन्हें काफी टाइम तक बिजी रखेगा। मैं विवियन के काम करने का तरीका जानता हूँ, इसलिए समझ जाता हूँ कि फिलहाल मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वो अचानक टॉपिक बदल देती है, लंच में क्या खाना पसंद करोगी? मैं चेफ से बनवा देती हूँ। तब मुझे समझ आता है कि उसका मतलब है हम लंच भी साथ करेंगे। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ जाता हूँ, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या विवियन फिर जोजो वाले मैटर से अपना हाथ खींच लेगी? काफी देर तक हिचकिचाने के बाद मैं आखिर पूछ ही लेता हूँ, मिस फॉस्टर, क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती हैं? विवियन मेरी बात सुनकर शांत और थोड़ी दूरी भरे अंदाज में जवाब देती है, और अगर ऐसा हो भी तो, अगर मुझे सही याद है हमेशा तुम ही मेरे पास आए हो। ये बात सच थी, इस मामले में हम दोनों बराबर थे। मैं फिर कहता हूँ, आगे से शायद ये बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। जब जरूरत हो तब कॉल करके मिलने का टाइम फिक्स कर लेंगे या कोई रेगुलर स्केड्यूल बना लेंगे। आपको कैसा लगता है? विवियन मेरी बात सुनकर थोड़ी हैरान नजर आती है। कुछ पर चुप रहने के बाद क्यूरियोसिटी से पूछती है, तो जो गिफ्ट्स मैं तुम्हें दूं वो भी तुम मना कर दोगे? मुझे पहले ही पता था वो ऐसा ही रिएक्शन देगी। मैं जानता हूँ कि विवियन के क्लोज रहने से मुझे बहुत हेल्प मिल सकती है और सोसाइटी के हायर सर्कल के डोर्स भी खुल सकते हैं, लेकिन मैं अपना पूरा फ्यूचर किसी और पर डिपेंड करके नहीं बनाना चाहता। हम बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब जरूरत हो तब कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई मटेरियल कनेक्शन नहीं होगा, ताकि अगर कभी अलग होना पड़े तो सब कुछ क्लीन रहे। जी। फिर मैं आगे कहता हूँ, अगर आप इस तरह का रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहती हैं तो मैं चाहूंगा हम गिफ्ट्स देना भी अवॉइड करें, वरना अगर कभी अलग हुए तो सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ गई? विवियन सिर हिलाकर बिल्कुल सीधे अंदाज में कहती है, ठीक है, इस तरह हम दोनों के लिए सब कुछ और सिंपल रहेगा। इतना कहकर वो खड़ी होती है, मेरा रिएक्शन का वेट भी नहीं करती और सीधा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्लोए अंदर आती है। मैं अपना सामान उठाने ही वाला होता हूँ ताकि उसके साथ चलूं। मुझे देखकर वो याद दिलाती है, मिस्टर कोल, आपके अपार्टमेंट की चेकिंग अभी भी चल रही है। ये सुनकर मैं सामान वापस रख देता हूँ, भौवें उठाता हूँ और पूछता हूँ, असिस्टेंट क्लोए, क्या ये भी मिस फॉस्टर का ही आइडिया है? क्लोए बस मुस्कुराती है, कुछ नहीं बोलती। मैं तुरंत समझ जाता हूँ और अपना सामान वापस रख देता हूँ। चलिए फिर, जितनी जल्दी ये खत्म होगा उतनी जल्दी मेरी टेंशन भी खत्म होगी। विवियन ने मुझे तुरंत घर से नहीं निकाला, इसका मतलब उसने मेरी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली है। जब अग्रीमेंट हो ही गया है तो फिर इतनी फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं।
नहीं है। कार पहले से ही गेट पर खड़ी होती है। दिन की रोशनी में पूरा नेबरहुड और भी खूबसूरत लग रहा था। कार में बैठते ही क्लोए मुझे एक फाइल देती है। ये मिस सिंक्लेयर का कल रात वाला स्टेटमेंट है। केस मेनली स्टॉकिंग और इंटिमिडेशन का है। बाकी चीजों की टेंशन मत लीजिए, वो हम हैंडल कर लेंगे। मैं जोजो का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। उसमें लिखा होता है कि ये बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच का एक मजाक था। मैं ठंडी सी हंसी हंसा देता हूँ। मैं किसी भी प्राइवेट सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं अपने पहले वाले डिसीजन पर ही रहूंगा। क्लोए कहती है डायरेक्टर फॉस्टर ने भी यही कहा था और वो आपके लिए एक अच्छा लॉयर भी अरेंज करेंगी जो ये केस हैंडल करेगा। मैं भवें उठाता हूँ और दिल में सोचता हूँ कि इस सब के लिए मुझे सच में विवियन का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके लिए इस मैटर में इन्वॉल्व होना बिल्कुल जरूरी नहीं था, फिर भी वो सिर्फ मेरी हेल्प के लिए आगे आई है। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ जी, मुझे वाकई डायरेक्टर फॉस्टर का थैंक यू करना चाहिए और असिस्टेंट क्लोए आपका भी थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए। क्लोए मेरे पास चुपचाप बैठी रहती है। पुलिस स्टेशन के पास पहुंचने पर वो सिर्फ एक वार्निंग देती है, मिस्टर कोल, मिस्टर और मिसेस सिंक्लेयर कल रात ही आ गए थे। दोनों काफी इमोशनल है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उनसे डायरेक्टली उलझने की कोशिश मत कीजिए। ये सुनते ही मुझे एक पुरानी बात याद आ जाती है। जब मैं और जोजो रिलेशन में थे, एक बार शॉपिंग के दौरान उनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई थी। मुझे डिटेल्स तो अब याद नहीं, लेकिन उनका एरोगेंट और नीचा दिखाने वाला एटीट्यूड आज तक नहीं भूला। मैं दिल में सोचता हूँ मैं खुद से कोई झगड़ा शुरू नहीं करूंगा, लेकिन जोजो के पेरेंट्स क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। आखिर जोजो जैसी लड़की को जिस तरह उन्होंने पाला है, उससे से समझ आ जाता है कि वो कितने डिफिकल्ट लोग होंगे। जैसे ही मैं और क्लोए पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखते हैं, एक औरत की तेज आवाज पूरी जगह गूंज उठती है, तो तुम ही हो वो छोटी सोच वाला आदमी जिसने मेरी बेटी की कंप्लेन की है। मैं मुड़कर देखता हूँ, मिसेस सिंक्लेयर और मिस्टर सिंक्लेयर दोनों गुस्से से मुझे घूर रहे होते हैं और मिसेस सिंक्लेयर तो सीधा मुझे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। क्लोए का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो तुरंत बीच में आने की कोशिश करती है। मैं उन दोनों को बिना कोई एक्सप्रेशन बदले देखता हूँ और थोड़े मजाक भरे अंदाज में कहता हूँ, क्या हुआ, अब मुझे भी मारने का प्लान है? थोड़ा तो रीजन रखिए, विक्टिम तो मैं हूँ, क्या मुझे अपनी प्रोटेक्शन करने का भी हक नहीं है? मिसेस सिंक्लेयर गुस्से में उंगली दिखाते हुए चिल्लाती है, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एक बड़ा आदमी होकर तुम इतनी छोटी सोच रखते हो? मेरी बेटी ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मिसेस सिंक्लेयर, मुझसे यहाँ झगड़ा करने के बजाय एक बार ये सोचिए कि आपकी बेटी ने असल में क्या किया है। अगर उसने मुझे हर्ट ना किया होता तो मेरे पास उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई वजह ही नहीं होती। मिसेस सिंक्लेयर इतने गुस्से में आ जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। मिस्टर सिंक्लेयर उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत करता है, फिर मेरी तरफ मुड़कर कहता है, मिस्टर कोल, क्या आप खुद बहुत महान इंसान हैं? ये सब सिर्फ पैसे के लिए ही तो कर रहे हो ना? हमारी जोजो को यहाँ घसीट कर लाने का कॉम्पनसेशन चाहिए तुम्हें। जोजो हमारी बेटी है, वो पूरी जिंदगी एक अच्छी लड़की रही है। अगर तुम जैसे लोग उस पर बुरा असर ना डालते तो वो कभी ऐसी नहीं बनती। मैं इस बेकार की बहस से थक चुका था। मैं सीधा पास खड़े पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़कर कहता हूँ, आपने सब सुन लिया? ये लोग मुझ पर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। मैं सिंक्लेयर फैमिली के साथ किसी भी प्राइवेट सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही मीडिएशन एक्सेप्ट करूंगा। मुझे सिर्फ लॉ पर भरोसा है। लॉ जो भी डिसीजन लेगा मुझे मंजूर होगा। मिसेस सिंक्लेयर, आप सच में किसी बात को समझना ही नहीं चाहती ना? लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं तो करने दीजिए, मेरा कुछ नहीं जाता। बस ये मैटर प्रॉपरली हैंडल हो जाए, मेरे लिए वही काफी है। इसी बीच दूसरी तरफ जब नीना विवियन के ऑफिस में एंटर करती है, तब क्लोए का वॉइस मैसेज अभी भी उसके फोन पर चल रहा होता है। विवियन उसके आने की आहट सुनकर रिकॉर्डिंग पॉज करती है और ऊपर देखकर पूछती है, आजकल तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम आ गया है कि रोज मेरे ऑफिस आ जाती हो? क्या मतलब, मैं अपने ही ऑफिस में आऊँ तो भी प्रॉब्लम है? तुम्हें लगता है मुझे यहाँ आने का बहुत शौक है? नीना नाराज नजरों से विवियन को देखती है और अजीब से टोन में कहती है, विवियन, तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि बहुत सारे लोग मुझसे उसके बारे में पूछ रहे हैं। सिंक्लेयर फैमिली वाले मैटर की वजह से जिस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया था वो भी फेल हो गया। अब क्या करें? उसे बस इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुमसे पूछने आई हूँ। विवियन कॉफी का एक सिप लेती है, प्रोजेक्ट वाली बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए आराम से कहती है, गलती करोगे तो उसकी प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। क्या इसमें भी एक्सप्लेनेशन चाहिए? और बाकी सब वक्त आने पर देख लेंगे। सब लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं? ये सुनकर नीना भौएं उठाती है और सोफा पर बैठ जाती है। लगता है मिस सिंक्लेयर की तो बुरी लगने वाली है। नीना नेचुरली जोजो के लिए सिफारिश करने वाली नहीं थी, वो बस यूं ही कमेंट कर रही थी। वैसे विवियन वो टॉपिक बदल देती है, आज बाद में सोफी अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे पार्टी दे रही है, तुम आ रही हो? विवियन को लगता है तब तक पुलिस स्टेशन का मेरा काम खत्म हो चुका होगा, इसलिए वो पोलाइटली मना कर देती है, मेरे पहले से प्लान्स हैं, तुम लोग चले जाना। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद मैं और क्लोए साथ में पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। वो मुझसे कहती है, मिस्टर कोल, अगर और कोई काम नहीं है तो मुझे ऑफिस वापस जाना होगा। क्लोए अपनी वॉच देखती है, साफ लग रहा था कि उसे ऑफिस पहुंचने की जल्दी है। मैं उसकी बात समझकर कहता हूँ, मेरी टेंशन मत लीजिए, ड्राइवर के साथ चली जाइए, आप भी बिजी हैं, मेरे लिए अपना काम मत रोकिए। मेरा जवाब सुनकर क्लोए थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, फिर हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, तो मैं चलती हूँ मिस्टर कोल, और हाँ, डायरेक्टर फॉस्टर के साथ लंच मत भूलिएगा। मैं वाकई वो बात भूल चुका था। अरे हाँ, याद दिलाने के लिए थैंक यू असिस्टेंट क्लोए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब जब जोजो वाला मैटर हैंडल हो गया है, मुझे अपनी सेफ्टी की इतनी टेंशन नहीं रही। फिर भी प्रिकॉशन के लिए क्लोए 2 बॉडीगार्ड्स मेरे साथ छोड़ देती है। मैं धीरे धीरे रोड पर चलते हुए सोचता हूँ, जब मैंने सुबह की लीव ले ही ली है तो ऑफिस पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। पता नहीं कैसे, लेकिन लगता है बात सब जगह फैल गई है। मैनेजर वॉल्च भी आज अजीब तरीके से काफी सॉफ्ट बिहेव कर रहा था। उसने मेरी लीव तुरंत अप्रूव कर दी और ये भी कह दिया कि कोई जल्दी नहीं है, जब सब सेटल हो जाए तब ऑफिस आ जाना। तो शायद मुझे ये टाइम यूज करना चाहिए और ढंग से सोचना चाहिए कि विवियन को प्रॉपर्ली थैंक यू कैसे बोलूं। इधर क्लोए तुरंत विवियन को रिपोर्ट करती है, डायरेक्टर फॉस्टर, सब कुछ हैंडल हो गया है, लंच के लिए रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया है, आप सीधा वहाँ मिस्टर कोल से मिल लीजिए। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी
रहती है। फिर विवियन कहती है, क्या तुम्हारे पास काम बहुत कम रह गया है? हर बात में इतना इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? क्लोए के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो दिल में सोचती है, डायरेक्टर फॉस्टर शायद इस बात से काफी खुश हैं। मुझे बस ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मिस्टर कोल को इतनी इंपॉर्टेंस देती होंगी। लगता है अब से मुझे भी उनके साथ और ध्यान से बिहेव करना होगा। इधर मैं अभी ये डिसाइड ही कर रहा होता हूँ कि पहले अपार्टमेंट होकर जाऊं या नहीं, तभी मेरा फोन बज उठता है। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। आंट डायन का कॉल था। मैं कंफ्यूजन में सोचता हूँ, अचानक आंटी का फोन क्यों आया? क्या उन्हें मुझसे कोई काम है? मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो आंट डायन, क्या हुआ? मेरी आवाज सुनते ही वो थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती हैं, नीट तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? आंट डायन, क्या बात है, सीधा बताइए। फिर वो कहती हैं, मेरी तरफ सब ठीक है, लेकिन टाइलर का स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया। मैं और उसके पापा अभी सिटी में नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे ही कहना पड़ रहा है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी हॉस्पिटल जाकर उससे देख लेता हूँ। मैं फोन रख देता हूँ, हल्की सी सांस भरता हूँ और सीधा कैब लेकर पास के सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। हॉलवे में बेंच पर बैठा टाइलर बिल्कुल बिखरा हुआ लग रहा था। वहां से गुजरते लोग बस उसे एक नजर देखते और निकल जाते। उनकी नजरें महसूस करके वो चुपचाप अपनी मुट्ठियां कस लेता है। ये देखकर मैं तुरंत उसके पास पहुंचता हूँ। टाइलर, ये क्या कर रहे हो? अभी के अभी अपनी मुट्ठी खोलो। मैं उसके सामने जाकर ठंडी नजर से उसे घूरता हूँ। जैसे ही टाइलर मुझे देखता है, वो नफरत भरी नजर से ऊपर से नीचे तक देखकर बोलता है, तुम क्यों आए हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आंट डायन फिर से बीच में पड़ गई ना, जैसे वो मेरी असली माँ हो। आउटसाइडर को हमारे फैमिली मैटर से दूर रहना चाहिए। ये सुनते ही मेरा चेहरा सख्त हो जाता है और मैं डांट देता हूँ, चुप हो जाओ। एक बात ध्यान से सुन लो टाइलर, तुम्हारे डैड और मेरी आंटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए जुबान संभाल कर बात करो। टाइलर नाक से हंसी निकालता है। अपनी मर्जी से प्यार? ये तो सबसे फनी जोक है जो मैंने सुना है। क्या तुम खुद भी इस बात पर यकीन करते हो? घर में खुद को झूठ बोलकर तसल्ली देते रहना, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे सब सच बता दिया है। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं। मैं ठंडी सी हंसी हंस देता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी मॉम इतनी ही केपेबल है तो फिर वो खुद यहाँ आकर तुम्हारा ये मैस क्यों नहीं संभाल रही? मैं स्लीव्स चढ़ाते हुए आराम से बोलता हूँ। टाइलर का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो नजर हटाकर हकलाते हुए कहता है, वो बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। जितना वो बोलता है उतना ही खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। आखिर में जोर से चिल्लाता है, मेरी मॉम मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगी। यहाँ मेरे दिमाग में जहर मत भरो। मैं बिना रहम किए उसका वो भरम तोड़ देता हूँ। बिजी किस बात में? अपने दोस्तों के साथ घूमने में। मैं मजाक उड़ाते हुए बोलता हूँ, टाइलर मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब से सीधा बिहेव करना। अगर ये मैटर सेटल नहीं हुआ और बड़ा बन गया तो किसी न किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा, तुम खुद देखना। मेरी बात खत्म होते ही टाइलर की आंखों में बेचैनी साफ दिखने लगती है। वो धीरे से पूछता है, क्या बात सच में इतनी सीरियस है? क्या मुझे वाकई जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मैं सांस लेकर कहता हूँ, मैं पहले ही सब पता कर चुका हूँ टाइलर। झगड़ा शुरू होते ही तुमने उसे सीधा सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कुछ करने से पहले एक बार सोचते भी हो? अगर कॉन्सिक्वेंसेस की इतनी ही परवाह नहीं है तो अपना दिमाग किसी और को डोनेट कर दो जिसे उसकी जरूरत हो। अगर उसके इंटरनल इंजरीज निकले या उसकी टांग इतनी बुरी तरह हर्ट हो गई कि वो दोबारा बास्केटबॉल ही ना खेल सके तो उसकी भरपाई किस चीज से करोगे? टाइलर धीरे से बोलता है, वो हमेशा एक्टिंग करता रहता है, मुझे नहीं लगा था वो सच में गिर जाएगा। मैं उसे ठंडी नजर से देखकर कहता हूँ, लगता है तुम तब तक नहीं सुधरोगे जब तक बिल्कुल नीचे नहीं पहुंच जाते। थोड़ी देर में तुम मुझसे ढंग से माफी मांगोगे। और इस बार सच में शायद मेरी डांट का असर हुआ था, क्योंकि टाइलर अब मुझसे बहस नहीं करता। मैं उसे साथ लेकर हॉस्पिटल के डोर तक जाता हूँ और नॉक करता हूँ। अंदर से परमिशन मिलते ही मैं डोर खोलकर अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाकर पता चलता है कि एवा शॉ कोई अनजान इंसान नहीं है। पहले जो मुझे कुछ गैदरिंग्स में ले गई थी जहाँ उससे देखा था, और एक बार जब एवा ने अपना नया क्लब ओपन किया था तब भी मेरी उससे मुलाकात हुई थी। यही हमारी पहली मुलाकात थी। इस बात से मेरी टेंशन थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी मैं वरीड था। आखिर ये शॉ फैमिली का मैटर था और ये कोई छोटी बात भी नहीं थी। क्या ये सब इतनी आसानी से सॉल्व हो पाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा था। इतने सारे लोगों में से इस ट्रबल मेकर टाइलर को पंगा लेने के लिए भी वही इंसान मिला जिससे बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए था। मिस शॉ, मैं संभल कर बोलता हूँ, मिस शॉ, इस पूरी बात में गलती हमारी है, पूरी तरह हमारी। आपको जिस तरह का कॉम्पनसेशन चाहिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एवा खिड़की के पास खड़ी होती है, आवाज सुनकर मुड़ती है और मुझे देखकर खुद भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। नेट, ये यहाँ क्या कर रहा है? वाह, काफी रेयर गेस्ट हो। फिर वो कहती है, विवियन की वजह से ही सही मैं इससे कुछ बातें पूछ लेती हूँ। एवा का काम एक्सप्रेशन देखकर मैं और भी संभल कर बात करता हूँ। एवा हल्की सी मुस्कुराकर सिर हिला देती है। मेरे अंकल का सिर्फ एक ही बेटा है। पूरे फैमिली ने बचपन से उसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा है। अब उसे बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी छोड़ना पड़ेगा और वो दोबारा कभी बास्केटबॉल खेल पाएगा या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तुम लोग आखिर ऐसा क्या दे सकते हो जो इसकी भरपाई कर सके? टाइलर जैसा जिद्दी लड़का भी समझ गया था कि ये औरत पंगा लेने लायक नहीं है। इस बार वो चुप ही रहता है। मैं भी कुछ नहीं बोलता, बस दिमाग में कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। एवा मेरी और टाइलर की तरफ देखकर क्यूरियोसिटी से पूछती है, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ, फिर जल्दी से जवाब देता हूँ, बस इसे मेरा छोटा भाई ही समझ लीजिए। अच्छा, लेकिन देखकर तो नहीं लगता कि ये तुम्हें अपना भाई मानता है। फिर वो टाइलर से ठंडे और बेपरवाह अंदाज में कहती है, तुम बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। टाइलर बिना पीछे देखे तुरंत बाहर निकल जाता है। साफ था कि पूरी प्रॉब्लम मेरे सर पर छोड़ गया था। अगर आंट डायन की वजह न होती तो मैं इस एहसान फरामोश लड़के के लिए एक सेकंड भी वेस्ट न करता। जब भी सिचुएशन सीरियस होती है कि सबसे पहले भागता है। अब रूम में सिर्फ मैं और एवा बचे थे। एवा सोफा पर बैठकर पूछती है, जोजो वाला मैटर, उसका तुमसे कुछ कनेक्शन है ना? मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो टाइलर की बात छोड़कर पहले जोजो का टॉपिक उठाएगी।
मैं जवाब देता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत कनेक्शन है। क्यों पूछ रही है? एवा मेरी तरफ ध्यान से देखती है। उसे मानना पड़ता है कि उसके सामने खड़ा ये आदमी वाकई काफी हैंडसम है। फिर वो कहती है, मेरी फैमिली को किसी कॉम्पेंसेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये फेवर तुम्हारे लिए कर दूंगी। मैं तुम्हारे भाई के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच में मिस शॉ, थैंक यू सो मच। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से हम उस पर और ध्यान रखेंगे। एवा हल्की सी मुस्कुरा देती है। गलत मत समझना, मैं ये विवियन की वजह से भी कर रही हूँ। मैं हैरानी से एक पल के लिए रुक जाता हूँ। तो ये सब विवियन की वजह से था। अब समझ आया एवा ने इतनी आसानी से बात क्यों छोड़ दी, वरना शॉ फैमिली के नेचर को देखते हुए मेरा प्यारा भाई शायद कभी चैन से हाई स्कूल भी कंप्लीट न कर पाता। शायद उसके रिकॉर्ड पर परमानेंट दाग लग जाता। मैं एवा की तरफ देखता हूँ लेकिन समझ नहीं आता और क्या कहूँ। टेंशन मत लो, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरी आंट अभी अटेंडिंग डॉक्टर से मिलने गई है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने भाई को लेकर निकल जाओ, वरना उनके वापस आने के बाद मेरे लिए भी हेल्प करना मुश्किल हो जाएगा। मिस शॉ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एवा बस हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे जाते हुए देखती रहती है। फिर विवियन को एक मैसेज भेज देती है। मैं हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ टाइलर साइड में खड़ा फोन चला रहा होता है, सिर झुकाए हुए। वो ऊपर देखकर मेरा उड़ा हुआ चेहरा नोटिस करता है, च्युइंगम का बबल बनाता है और आलस से पूछता है, तो अब चल सकते हैं? मैं उसे घूर कर कहता हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारी इस मिस की टेंशन क्यों लूं? इतना कहकर मैं उसे इग्नोर करता हूँ और अकेला ही आगे चल पड़ता हूँ। टाइलर एक पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है, फिर जल्दी से मेरे पीछे आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हूँ? तो पहले ही चले जाते। किसने कहा था मेरा ख्याल रखने को? मैं एलिवेटर का बटन दबाता हूँ और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ, अभी भी इतनी हिम्मत है कि मुझ पर चिल्ला रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी एज की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो मैं भी सच बोल देता हूँ, अगर आंट डायन ने मुझे कॉल ना किया होता तो मैं इस हॉस्पिटल में कदम भी न रखता। टाइलर अच्छी तरह जानता था कि मैं उसे कभी पैम्पर नहीं करूंगा। हमारी पहली मुलाकात से ही वो मुझे पसंद नहीं करता था और अब मेरी बातें उसके दिल में चुभने लगी थी, जिस वजह से वो और भी इरिटेट हो गया। वो गुस्से में बोलता है, तुम खुद को बहुत महान समझते हो, अभी जो औरत तुम्हें देख रही थी समझते नहीं मैंने नोटिस किया क्या? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। टाइलर नाक से हंसी निकालता है, तुम और तुम्हारी आंटी दोनों एक जैसे हो, इतने अच्छे दिखते हो कि इरिटेट करते हो। मैं ठंडी सी हंसी हंसा देता हूँ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें लुक्स नहीं मिले तो उसका ब्लेम किस पर डालोगे? टाइलर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। एलिवेटर आ जाता है। मैं देखता हूँ वो वहीं खड़ा है और अंदर आने का नाम नहीं ले रहा। मैं कहता हूँ, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, आज जिस इंसान ने तुम्हारे लिए बात की वो वही है जिसे तुम इतना नीचा समझते हो। इतना कहकर मैं एलिवेटर का डोर बंद होने देता हूँ। तब जाकर मैं फाइनली चैन की सांस लेता हूँ और दीवार से टेक लगा लेता हूँ। मैं दिल में सोचता हूँ, टाइलर हमेशा मेरे खिलाफ रहता है और बीच में फंस जाती है सिर्फ आंट डायन। इस दुनिया में वही मेरी बची हुई फैमिली है। अगर हो सके तो मैं उनके लिए कभी मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन टाइलर के नेचर के साथ जितना ज्यादा उसे छूट दोगे उतना ही वो बिगड़ता जाएगा। जब मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचता हूं तो नोटिस करता हूं कि अंदर आने वाले लोग अपनी अम्ब्रेलास फोल्ड कर रहे होते हैं। पता नहीं कब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं गीली सड़क को देखकर सोचता हूँ आज ही इतनी बैड लक होनी थी। मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि ये बारिश और कितनी देर चलेगी, तभी मेरा फोन बज उठता है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ और असिस्टेंट क्लोए की आवाज सुनाई देती है, मिस्टर कोल, क्या किसी काम की वजह से आप लेट हो गए? उधर क्लोए एक नजर विवियन की तरफ देखती है जो पहले ही डाइनिंग एरिया में मेरा वेट कर रही होती है। वो दिल में सोचती है, नेट आखिर कर क्या रहा है? डायरेक्टर फॉस्टर को इतनी देर तक वेट करवाना उसके नेचर जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। कॉल देखते ही मुझे अचानक विवियन के साथ लंच अपॉइंटमेंट याद आ जाती है। मैं जल्दी से खुद को संभालता हूँ और क्लोए से कहता हूँ, मैं डायरेक्टर फॉस्टर के ही खुद अपने हाथ से खाना बनाना चाहता हूँ। मैं अभी ग्रोसरीज लेने निकला हूँ और बीच में एक जरूरी काम आ गया था। मैं थोड़ी देर में खुद उनसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्लोए चैन की सांस लेकर कहती है, ठीक है मिस्टर कोल, बस उनसे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। कुछ मिनट पहले ही विवियन को एवा का मैसेज मिल चुका होता है, लेकिन वो उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देती। मैं विवियन को वॉइस मैसेज भेजता हूँ, सॉरी आज आफ्टरनून में अचानक एक जरूरी काम आ गया, इसलिए लंच के लिए नहीं आ पाऊंगा। क्या मैं आज रात आपके लिए डिनर बना सकता हूँ? जो आपको पसंद हो मैं वही बना दूंगा। कुछ देर पहले तक विवियन का मूड थोड़ा खराब था, लेकिन सिर्फ मेरा वॉइस मैसेज सुनते ही बिना वजह उसका मूड हल्का हो जाता है। उसके होंठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो रिप्लाई करती है, ठीक है तुम जो भी बनाओगे मुझे चलेगा, मैं बिल्कुल पिकी ईटर नहीं हूँ। मैं उसका रिप्लाई पढ़कर मुस्कुराता हूँ। मेरे पास वैसे भी बहुत ज्यादा स्पेशल डिशेज नहीं है। अच्छी बात यह है विवियन पिकी नहीं है, वरना शायद मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ती। मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके टेस्ट के हिसाब से अच्छा डिनर बनाऊं। थोड़ी देर बाद उसका फिर से एक वॉइस मैसेज आता है। मैं शांत जगह ढूंढकर उसे प्ले करता हूँ। मुझे खाने से ज्यादा बस तुम्हारा मेरे पास होना चाहिए। एक पल के लिए मेरी बोलती ही बंद हो जाती है। विवियन की ये बात सच में मुझे कंप्लीटली स्पीचलेस कर देती है। अच्छी बात ये थी कि उसने उसके बाद कोई और मैसेज नहीं भेजा, वरना सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती। मैं अभी चैन की सांस ही लेता हूँ कि साइड में मेरी नजर दो सूट पहने बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है जो सीधा मेरी तरफ आ रहे होते हैं। मेरा पहला रिएक्शन होता है कि तुरंत हॉस्पिटल के अंदर वापस भाग जाऊं और हेल्प बुलाऊं, लेकिन तब तक वो दोनों मेरे सामने आ चुके होते हैं। मिस्टर कोल, हम वो बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें असिस्टेंट क्लोए ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए अरेंज किया था। हमने देखा आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, अगर आप चाहें तो हम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक छोड़ सकते हैं। मैं हैरानी से उन्हें देखता हूँ, क्या तुम दोनों इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे थे? बॉडीगार्ड थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहता है, हम
हम फॉस्टर ग्रुप के प्राइवेट सिक्योरिटी हैं। जब तक जरूरत ना हो हम सामने नहीं आते। मुझे थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे डायरेक्टर फॉस्टर के घर वापस जाना है, बस रास्ते में कोई सुपरमार्केट दिखे तो वहाँ ड्रॉप कर देना। कार में बैठते ही मुझे याद आता है कि आंट डायन को रिप्लाई करना चाहिए। मैं मैसेज भेजता हूँ। अब वो लोग टाइलर के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन टाइलर को समझना होगा कि मैटर कितना सीरियस था। वो हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई ना कोई उसके पीछे सफाई करता रहे। कॉम्पेंसेशन और बाकी सब भी हैंडल करना पड़ेगा। जब आप वापस आ जाएंगी तो प्लीज उसे पर्सनली ले जाकर माफी जरूर मंगवाइएगा ताकि आपकी सिंसेरिटी दिखे। मैसेज भेजते ही आंट डायन तुरंत रिप्लाई करती हैं, समझ गई नेट, काफी टाइम हो गया तुम डिनर के लिए घर नहीं आए, अपना ध्यान रख रहे हो ना। उनका केयरिंग मैसेज देखकर मेरा दिल हल्का सा भर आता है। मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंट डायन, आप टेंशन मत लीजिए, मौका मिला तो जरूर घर डिनर के लिए आऊंगा। शाम को अचानक विवियन की एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आ जाती है। जब तक क्लोए मुझे बताती है तब तक मैं सुपरमार्केट में ग्रोसरीज खरीद रहा होता हूँ। क्लोए का कॉल बिल्कुल सही टाइम पर आता है। डायरेक्टर फॉस्टर की लास्ट मिनट मीटिंग लग गई है, उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए कहा है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूंगा। वैसे भी ऐसे बिजनेस डिनर्स में खाने से ज्यादा ड्रिंक ही होती है। जब वो घर आएंगी तो शायद उनकी तबीयत थोड़ी हैवी लगे, तब उनके लिए कुछ गर्म खाना बनाना सही रहेगा। फिर मैं पूछता हूँ असिस्टेंट क्लोए, उन्हें यूजुअली किस टाइप का खाना पसंद है। क्लोए कुछ देर सोचकर कहती है डायरेक्टर फॉस्टर की मदर हयांग से थी, मैं बस इतना ही बता सकती हूँ। ये सुनकर मैं रिब्स और फिश खरीद लेता हूँ और सीधा विवियन के घर लौट आता हूँ। गेट पर शूज चेंज करते वक्त मेरी नजर एक नई पैर स्लीपर्स पर पड़ती है जो बिल्कुल विवियन वाली स्लीपर से मैच कर रही होती हैं। मैं थोड़ा सरप्राइज होता हूँ और पहले तो सोचता हूँ शायद कोई और गेस्ट आया होगा, लेकिन पूरा घर देखने के बाद भी वहाँ सिर्फ मैं ही होता हूँ। गेस्ट रूम में भी अब एक नया टॉयलेटरीज का पूरा सेट रखा हुआ होता है, जैसे किसी ने पहले से ही प्लान कर लिया हो कि मैं यहाँ काफी टाइम तक रहने वाला हूँ। मेरा फोन वाइब्रेट करता है, मैं उठाकर देखता हूँ। विवियन का मैसेज था, अगर बोर हो रहे हो तो नीचे वाले स्क्रीनिंग रूम का यूज कर लेना, आज रात मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं रिप्लाई करता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका वेट करूंगा। मैं घर के कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लेता हूँ और किचन में जाकर डिनर की तैयारी शुरू कर देता हूँ। मैं काफी फास्ट काम करता हूँ और 1 घंटे से भी कम टाइम में सब तैयार हो जाता है। विवियन के आने में अभी काफी टाइम था, इसलिए बोर होकर मैं पूरे घर में घूमने लगता हूँ। मुझे लगा था घर सिर्फ 2 फ्लोर्स का होगा, लेकिन फिर मुझे एक एलिवेटर दिखता है जो नीचे जाता है। नीचे एक पूरा हिडन फ्लोर बना हुआ था। अफसोस की बात यह थी कि विवियन ज्यादा घर पर रहती नहीं थी। मैं स्टडी रूम को देखते हुए आगे बढ़ता हूँ और हॉलवे के एंड में एक म्यूजिक रूम देखकर रुक जाता हूँ। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि विवियन कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाती होगी। मैं इंप्रेस हो जाता हूँ। आखिर में मैं स्क्रीनिंग रूम में जाता हूँ, एक कम फेमस सी मूवी लगाता हूँ, कुछ देर देखता हूँ और देखते देखते मेरी आंख लग जाती है। उधर बिजनेस डिनर में विवियन चुपचाप अपने फोन को देख रही होती है। टेबल पर बैठे लोग नोटिस करते हैं कि डायरेक्टर फॉस्टर पूरी रात फोन ही देख रही है। कोई पूछता है क्या कोई अर्जेंट मैटर है। क्योंकि विवियन के आसपास कभी बॉयफ्रेंड जैसी कोई बात नहीं होती, इसलिए किसी के दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आता कि बात किसी आदमी की हो सकती है। विवियन शांत आवाज में कहती है कोई अर्जेंट बात नहीं, बस कल रात एक बड़ा सा स्ट्रे डॉग घर ले आई थी, सोच रही थी कहीं वो घर पर अकेला बोर तो नहीं हो रहा। टेबल पर बैठे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। इतना समझदार तो हर कोई था कि कोई भी सेकंड वेन्यू चलने का सजेशन नहीं देता। जब विवियन घर वापस आती है तब तक काफी रात हो चुकी होती है। डाइनिंग टेबल पर 4-5 डिशेस रखी होती हैं। वो बस एक नजर उन पर डालती है और हैरान होती है कि हर डिश बिल्कुल उसके टेस्ट की ही है। उधर स्क्रीनिंग रूम में मुझे हल्की सी ऑर्किड की खुशबू महसूस होती है। मैं आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ विवियन मेरे ऊपर झुकी हुई है, जैसे मुझे जगाने ही वाली हो। मिस फॉस्टर आप आ गई? मैं तुरंत उठकर कहता हूँ खाना शायद ठंडा हो गया होगा, अब उतना अच्छा नहीं लगेगा। मेरा इतना रिलैक्स्ड अंदाज देखकर विवियन हल्की सी हंस पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं गर्म कर लूंगी। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ मैं आपके लिए हैंगओवर सूप भी बना देता हूँ। मुझे तुरंत उससे अल्कोहल की स्मेल आ जाती है। आज विवियन ने वैसे ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सरप्राइज होकर पूछती है तुम इतने अच्छे हो, बता सकते हो मैंने किस टाइप की अल्कोहल पी है? मैं एक पल सोचकर जवाब देता हूँ एज्ड ड्राई रेड वाइन। विवियन अचानक मेरे बहुत करीब आ जाती है, इतनी करीब कि हम दोनों लगभग एक दूसरे को छूने ही वाले होते हैं। मुझे सिर्फ उसकी गर्म सांस और उसके बालों की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। मेरा पूरा बदन एकदम स्टिफ हो जाता है और चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है। मेरी रिएक्शन देखकर विवियन धीरे से हंस देती है और मेरे कान के पास हल्की आवाज में पूछती है तो ये भी बता सकते हो ये वाइन कहाँ की है? मैं कुछ नहीं बोलता, सीधा टॉपिक बदल देता हूँ। पहले खाना खा लीजिए मिस फॉस्टर, आपने खुद कहा था कि आज रात प्रॉपरली खाया भी नहीं। वो क्यूरियोसिटी से पूछती है तुमने ये सारी डिशेस बनाने का आइडिया कैसे सोचा? मैं कहता हूँ मिस फॉस्टर कहीं आपको ये पसंद तो नहीं आई? वो तुरंत जवाब देती है बिल्कुल पसंद आई, तुम जो भी बनाओगे मुझे पसंद आएगा। लिविंग रूम में वापस आकर मैं कहता हूँ आप पहले शॉवर ले लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आज ऑफिस में भी आपका दिन काफी टायरिंग रहा होगा। विवियन सिर हिला देती है। जब तक वो ऊपर शॉवर लेने जाती है मैं सारी डिशेस दोबारा गर्म कर देता हूँ। शॉवर के बाद जब विवियन नीचे आती है वो देखती है कि मेरी पीठ उसकी तरफ है और मैं खाना गर्म करने में बिजी हूँ। विवियन चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मुझे पीछे से कोई मूवमेंट महसूस नहीं होती, इसलिए मैं पूछता हूँ क्या हुआ, कुछ चाहिए? विवियन मेरी तरफ देखकर धीरे से पीछे से मेरी कमर के गिर्द अपने दोनों हाथ रख देती है। उसका ये जेस्चर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम सालों से एक कपल हो। वो धीरे से पूछती है नीत और कौन कौन सी डिशेस बना सकते हो? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ थोड़ा बहुत सब कुछ, लेकिन मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ। कॉलेज के टाइम पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करते हुए चुपके चुपके सीखा था। वो हैरानी से पूछती है पार्ट टाइम मतलब पूरे कॉलेज
के दौरान काम करते थे। मैं सिर हिला देता हूँ। हाँ, हमारा पुराना घर बिक चुका था और इस सिटी में डाउनटाउन में एक अच्छा घर लेना आसान नहीं होता। रेनोवेशन और बाकी सब में भी बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए कॉलेज के पूरे टाइम पार्ट टाइम काम करता रहा। मुझे लगा विवियन मेरे फैमिली के बारे में पूछेगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने कुछ नहीं पूछा। वो बस अचानक मुझे छोड़ देती है। मैं अंदर ही अंदर चैन की सांस लेता हूँ। कुछ देर बाद विवियन वापस आती है। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स होता है। मैं कुछ समझ पाऊँ उससे पहले ही वो बॉक्स खोल देती है। अंदर एक मेंस वॉच रखी होती है। वो खुद मेरे हाथ में वॉच पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी प्रॉपरली नहीं पहना पाती। मैं उसका मतलब समझ जाता हूँ। दीजिए, मैं खुद पहन लेता हूँ। मैं आराम से वॉच अपनी रिस्ट पर पहन लेता हूँ, बिल्कुल नेचुरली, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। विवियन मेरी इस छोटी सी मूवमेंट को चुपचाप देखती रहती है। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म आ जाती है और वो नजर झुका लेती है। उसे खुद भी अजीब लगता है जब नेट नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। कभी खुद को इस घर में गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करता, ना ही मुझसे डरता है। लेकिन आज उसकी इतनी सी नेचुरल हरकत ने मुझे इतना फ्लस्टर्ड कर दिया कि मैं उसकी तरफ सीधा देख भी नहीं पा रही। बर्तन में रखे खाने की खुशबू पूरी किचन में फैल चुकी थी। मैं थोड़ा हिचकिचाकर पूछता हूँ, हम डाइनिंग टेबल पर खाएंगे या यहीं? विवियन थोड़ी देर और किचन में रुकना चाहती थी, इसलिए कहती है, पहले मुझे टेस्ट करने दो। मैं सूप का एक स्पून भरते हुए कहता हूँ, ये रेसिपी मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर बनाई है, शायद बिल्कुल ऑथेंटिक ना हो। मिस फॉस्टर, टेस्ट करके देखिए। विवियन सीधा मेरी तरफ देखती है और स्पून पकड़े हुए मेरे हाथ को ही हल्का सा पकड़ लेती है। सूप टेस्ट करते ही वो तारीफ करती है, बहुत अच्छा, सच में बहुत टेस्टी है। ये पहली बार था जब मैंने उसे हेयांग डायलेक्ट में बोलते सुना। उसका एक्सेंट बिल्कुल नेचुरल था। उसकी आवाज का वो अलग ही लहजा ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्का सा पंख मेरे कान को छूकर निकल गया हो। मेरे पूरे बदन में एक सहरन सी दौड़ गई। विवियन डाइनिंग टेबल की तरफ जाने का नाम ही नहीं लेती। वो वहीं किचन में खड़ी खड़ी ज्यादातर खाना खत्म कर देती है। हर बाइट को क्लियरली एंजॉय कर रही थी। मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। बस यही हूँ मैं, कुकिंग जीनियस। खाना खत्म होने के बाद हम दोनों हाथ पकड़कर रूम की तरफ चलते हैं। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं। डोर बंद होने से थोड़ी देर पहले मेरी नजर विवियन की आंखों से टकराती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। काफी देर बाद विवियन धीरे से अपना सर मेरे कंधे पर रख देती है। कुछ पल बाद वो फिर सर उठा लेती है। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा उसके गाल को छूता हूँ। वो इंस्टिंक्टिवली मेरा हाथ हटा देती है और एकदम होश में आ जाती है। नेट, मैं सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सच कहूँ तो हमारे करंट अरेंजमेंट के हिसाब से सबसे सही यही होता कि हम दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते, लेकिन विवियन जाना नहीं चाहती थी और मैं भी वैसे काफी थक चुका था, इसलिए मैंने भी बात वहीं छोड़ दी। मैं थोड़ी बेबस सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, गलती मेरी थी, आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हैं? विवियन धीरे से कहती है, अंदर से मेरे अंदर कभी ज्यादा सिक्योरिटी का एहसास नहीं रहा। बाहर से मैं स्ट्रांग और डिसाइसिव लगती हूँ, लेकिन सच ये है कि मुझे भी कभी कभी किसी के केयर की जरूरत होती है। नेट, तुमने जो बातें मुझे बताई हैं, पता नहीं तुमने कभी किसी और को भी बताई हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे वाकई टच किया। शायद आज रात का वार्म और पीसफुल एटमॉस्फेयर ही था जिसने उसे इतना सॉफ्ट बना दिया था। पहली बार मुझे भी लगा कि मैं अपना दिल खोल सकता हूँ। मैं धीरे से कहता हूँ, मिस फॉस्टर, मैंने आपसे एक झूठ बोला था। कैसा झूठ? मैं धीरे से जवाब देता हूँ। मैं जोजो के साथ इसलिए रिलेशनशिप में नहीं आया था क्योंकि वो अचानक मेरी लाइफ में आ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे बर्थडे की रात एग्जैक्टली 12 बजे सबसे पहले और सिर्फ उसी ने मुझे बर्थडे विश किया था। सच ये था कि मैंने कई सालों से अपना बर्थडे प्रॉपरली सेलिब्रेट ही नहीं किया था। मैं बात खत्म करता हूँ, लेकिन विवियन की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। मैं आधा मजाक और आधा खुद पर हंसी उड़ाते हुए बोलता हूँ, कितनी बेकार सी वजह थी ना। मुझे खुद भी अब ये बात बहुत स्टूपिड लगती है। ये कहकर मैं नजर झुका लेता हूँ। अंधेरे में विवियन मुझे जिस नजर से देखती है उसमें सिर्फ नरम सी ममता और दर्द भरी हमदर्दी होती है। अगली सुबह फ्रेश होने के बाद मैं और विवियन एक ही टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। वो फिर से अपने यूजुअल काम और कंपोज्ड मूड में वापस आ चुकी होती है। मैं नॉर्मल टोन में कहता हूँ, आज मैं घर वापस जाऊंगा, आज रात यहाँ नहीं आ पाऊंगा। विवियन मेरी तरफ देखकर पूछती है, फिर वापस कब आओगे? मैं थोड़ा सोचकर कहता हूँ, ये मेरा नंबर है, जब भी जरूरत हो कॉल कर लीजिए, अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो आ जाऊंगा। वो सिर हिलाकर समझ जाती है और इशारा करती है कि मैं सामने रखा ब्रेकफास्ट फिनिश करूं। आदतन मैं वेजिटेबल सैलेड उठाता हूँ। वो देखकर पूछती है, सुबह बस इतना ही खाते हो, इससे भूख नहीं लगती? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, मिस फॉस्टर, मेरी टेंशन मत लीजिए, ये हेल्थ के लिए है, मुझे आदत हो गई है। विवियन मेरी बात सुनकर हल्की सी हिचकिचाहट के साथ सिर हिला देती है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद मैं कैब बुक करने ही वाला था कि विवियन अपनी वॉच देखती है, फिर कार कीज उठा लेती है। चलो साथ चलते हैं, वैसे भी रास्ता एक ही है। स्टर्लिंग ग्रुप का होटल कोई दूर या सुनसान जगह पर नहीं था, वो भी उसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में था। सच में उसका रास्ता वहीं पड़ता था। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, विवियन, लिफ्ट के लिए थैंक यू, आपने मेरी काफी प्रॉब्लम आसान कर दी। कार में बैठने के बाद हम दोनों ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ होटल के पास पहुंचने तक गाड़ी में खामोशी छाई रहती है। तब विवियन अचानक पूछती है, कभी सोचा है जॉब चेंज करने के बारे में, जैसे मेरी कंपनी में आकर काम करने का? मैं सर हिला देता हूँ, हाँ सोचा तो है, लेकिन अभी इतना नहीं कि तुरंत कंपनी चेंज कर लूं। मैं काफी टाइम से डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब तक की मेरी परफॉर्मेंस देखकर लगता है मेरे पास अच्छा चांस है। मैं अभी इतनी आसानी से ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता, और वैसे भी मैंने अच्छे से सोचा है, इस दुनिया में हर जगह कंपटीशन है। अगर सिर्फ इस वजह से कंपनी चेंज कर लूं तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। विवियन हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पहले ही लगा था तुम ऐसा ही जवाब दोगे।
मैं तुम्हें एंट्रेंस पर ड्रॉप कर देती हूँ, या आगे वाला कॉर्नर ठीक रहेगा? मैं सर हिलाकर कहता हूँ, हाँ वही ठीक है, मैं यहीं उतर जाऊंगा, आप सेफली ड्राइव कीजिए। वो जगह बिल्कुल सही थी, इतनी पास की रास्ते में आराम से कॉफी लेकर ऑफिस जा सकता था। विवियन वाकई बहुत थॉटफुल थी। सुबह सुबह कॉफी शॉप में आसपास के ऑफिसेस के काफी एम्प्लॉइज बैठे होते हैं। इवॉन के ग्रुप के कुछ लोग मेरी तरफ देखते ही अजीब सी ऑकवर्ड स्माइल दे देते हैं। मुझे ये काफी स्ट्रेंज लगता है। मैं तो नॉर्मली उन लोगों से बात भी नहीं करता, और उनमें से कुछ लोग पहले मुझ पर ताने भी मार चुके हैं। आज इतनी इज्जत अचानक क्यों? मैं डेस्क पर पहुंचता हूँ तो रायन क्यूरियोसिटी से मेरे पास आ जाता है। कल लीव क्यों ली थी? मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैं तो पूरा दिन टेंशन में था। मैं हंसकर टॉपिक बदलने की कोशिश करता हूँ। ये लो तुम्हारा आइस्ड अमेरिकानो। रायन कॉफी लेकर एक सिप लेता है और भौएं उठाकर कहता है, नहीं सीरियसली, कल तुम कर क्या रहे थे? मैं फोन खोलकर मैसेजेस देखने लगता हूँ। रायन ने मुझे 30 मैसेजेस भेजे हुए थे। क्योंकि वो हमेशा बेकार मीम्स और फालतू रील्स फॉरवर्ड करता रहता है, इसलिए मैंने उसके नोटिफिकेशंस पहले से म्यूट कर रखे थे। मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ कि रायन सीधा मेरा फोन छीनकर डेस्क पर रख देता है। फोन रहने दो, मैं सीधा बता देता हूँ, ज्यादा फास्ट रहेगा। जोजो के बारे में सुना ना? पूरा इंटरनेट उसी से भरा पड़ा है। मुझे पता था कि उस बात में कहीं ना कहीं मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ, बस इतनी सी बात, मैं तो घर पर ही सुन चुका हूँ। रायन ऑफिस में इधर उधर देखकर धीरे से बोलता है, अरे ये तो आधी स्टोरी भी नहीं है। उसके फादर भी इन्वेस्टिगेशन में फंस गए हैं, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही है। जितने लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था सबको भी बुला लिया गया है। लेकिन असली शौक तो कुछ और ही है। मैनेजर वॉल्श और इवॉन को भी इंक्वायरी के लिए ले गए हैं। सबको पहले से पता था कि मैनेजर वॉल्श का सिंक्लेयर फैमिली से कनेक्शन है, वो कोई सीक्रेट नहीं था। लेकिन इवॉन भी उसमें इन्वॉल्व निकली, ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैं समझ गया कि मेरी एक दिन की लीव में ऑफिस में काफी कुछ हो चुका था। रायन एक्साइटमेंट से बोलता है, कल देखना चाहिए था जब इवॉन और मैनेजर वॉल्श को ले जा रहे थे, दोनों के चेहरे देखने लायक थे। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, और हाँ, आज ऑफिस के बाद चुपके से भागना मत, आज सेलिब्रेशन पक्का है। तब जाकर मुझे सब समझ आता है। बिल्कुल सही, अगर इवॉन अपना नाम क्लियर नहीं कर पाई तो डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन ऑलमोस्ट पक्का मुझे ही मिलेगी। अब समझ आया कि उसके ग्रुप के लोग आज इतनी पोलाइटली क्यों बिहेव कर रहे थे। मैं हंसकर कहता हूँ, अच्छा तो ये बात है, मैं तो पक्का आऊंगा। रायन कहता है, सोफी ने एक नई जगह रिकमेंड की है जो अभी अभी ओपन हुई है, आज रात वहीं चलते हैं। सोफी मेरी बचपन की दोस्त थी, जबकि रायन से मेरी दोस्ती स्टर्लिंग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हुई थी। हम तीनों की काफी अच्छी बनती थी और अक्सर साथ में घूमते थे। सोफी हमारे ग्रुप की ऑफिशियल फूडी और ट्रैवल एक्सपर्ट थी। उसका फूड रिव्यू व्लॉग ऑलरेडी 10 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका था। वो जिस रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन देती थी वहाँ का खाना ऑलमोस्ट हमेशा अच्छा ही होता था। लेकिन लग रहा था कि ऑफिस के बाद हमारा ड्रिंक का प्लान होना मुश्किल था। जोजो के फादर का स्कैंडल इतना बड़ा हो चुका था और जोजो के खुद के कंट्रोवर्सीज भी लगातार सामने आ रही थी कि स्टर्लिंग ग्रुप की कॉर्पोरेट इमेज को सीधा नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए अपर मैनेजमेंट ने तुरंत इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ज्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें ये पता लगाने में कि मैं, जो कभी पब्लिकली जोजो का बॉयफ्रेंड माना जाता था, इसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मैनेजर वॉल्श के अंडर काम करता हूँ। कुछ ही देर में मुझे भी अपर मैनेजमेंट ने क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। अंदर ही अंदर मेरे पास थोड़ी सी उम्मीद अभी भी थी। वैसे भी मुझे डरने जैसा कुछ था नहीं, लेकिन मुझे पता था जैसे ही मुझे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा ऑफिस में बातें जरूर शुरू हो जाएंगी। और वैसे ही हुआ। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, कोवर्कर्स की गॉसिप मेरे कानों में पड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है नेट ने कल लीव इसलिए ली थी क्योंकि वो भागने की प्लानिंग कर रहा था? मिस सिंक्लेयर 3 महीने तक उसके साथ थी, पता नहीं उस पर कितना पैसा उड़ा दिया होगा। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लड़के का एंड कभी अच्छा नहीं होता। रायन का गुस्सा वैसे ही बहुत तेज था। ये सब सुनकर वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? इतनी हिम्मत है तो नेट के सामने बोलकर दिखाओ। पीछे से बात करने का क्या फायदा? जो लोग गॉसिप कर रहे थे उनमें से किसी की भी रायन से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं थी। सब तुरंत चुप हो गए, वापस अपनी सीट्स पर बैठ गए और फोन में घुसकर धीरे धीरे बातें करने लगे। रायन को मेरे लिए गुस्सा भी आ रहा था और टेंशन भी हो रही थी, इसलिए उसने अपने सोशल मीडिया पर भी इस बात का गुस्सा निकाल दिया। उधर ऑफिस के मैनेजर्स ने मुझे जानबूझकर परेशान नहीं किया। उन्होंने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और बस इतना ही कहा, जाकर अपना काम कीजिए और अपनी ड्यूटी पर फोकस रखिए। सिर्फ हल्की सी वार्निंग देकर बात खत्म कर दी। मैं सर हिलाकर कहता हूँ, जी थैंक यू। जब मैं ऑफिस से बाहर हॉलवे में आता हूँ तो सारी फुसफुसाहट और तीखी नजरें एकदम गायब हो जाती हैं। सब लोग अचानक अपना सर झुकाकर बिजी होने का नाटक करने लगते हैं। अब जोजो और उसके फादर का स्कैंडल ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था। मैनेजर वॉल्श, इवॉन और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी इन्वेस्टिगेशन में फंस चुके थे, इसलिए अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि खुलकर मुझे टारगेट करे। मैं डेस्क पर वापस आता हूँ तो रायन तुरंत मेरे पास आ जाता है। तो उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? मैं तो इतनी देर से बस खुद को रोक रहा था। लोग कितनी बकवास करते हैं। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, सब ठीक है, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। मैनेजमेंट को पूरी सिचुएशन पता चल चुकी है। मैं फिर रायन से कहता हूँ, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा, मैनेजर वॉल्श का सिंक्लेयर फैमिली से कनेक्शन बहुत गहरा निकला, इसलिए इंटरनल इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और इवॉन भी, वो हमेशा मैनेजर वॉल्श के सपोर्ट का फायदा उठाकर हर जगह क्रेडिट लेती थी, कोवर्कर्स को नीचा दिखाती थी। काफी लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट्स भी की थी। अब डिपार्टमेंट में उसकी हालत ये है कि वो सीधा चल भी नहीं पा रही। जो पहले इतना एटीट्यूड दिखाती थी सब खत्म
हो गया। मैं दिल में सोचता हूँ वर्क प्लेस में शॉर्टकट लेना और दूसरों को बुली करना कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये सब उन्हीं के अपने एक्शंस का नतीजा है। कुछ ही दिन बाद कंपनी ऑफिशियली इंटरनल नोटिस रिलीज करती है। मैनेजर वॉल्श को डिमोट कर दिया जाता है और इवॉन का क्वार्टरली बोनस भी काट दिया जाता है। उधर जोजो का स्कैंडल बढ़ता ही जा रहा था। उसकी फैमिली खुद इतनी प्रॉब्लम्स में उलझ गई थी कि अब उसके पास ऑफिस में मुझे परेशान करने का टाइम ही नहीं बचा था। काफी दिनों से जो बोझ मेरे दिल पर था वो आखिर उतर गया। मैं फाइनली पूरी तरह अपने काम पर फोकस कर पा रहा था। एक हफ्ते बाद कंपनी ऑफिशियली मुझे हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस कर देती है। जैसे ही ये न्यूज आती है पूरे डिपार्टमेंट में सच्ची वाली तालियां बजने लगती हैं। जो कोवर्कर्स पहले मुझसे ठंडे तरीके से बात करते थे अब वही मुस्कुराकर ग्रीट करने लगते हैं। ऑफिस के बाद रायन हंसकर कहता है अब प्रमोशन भी मिल गया और सैलरी भी बढ़ गई, अब तो हमें बार बार ट्रीट देनी पड़ेगी। सोफी भी हंसकर उसकी बात में हाँ मिला देती है। मैं अपने दोनों सबसे करीबी दोस्तों को देखता हूँ और दिल से ग्रेटफुल फील करता हूँ। इतने मुश्किल वक्त में भी ये दोनों हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। डिनर खत्म होने के बाद मैं फोन निकालता हूँ और विवियन को कॉल करता हूँ। वो जल्दी ही कॉल रिसीव कर लेती है। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ आज का काम खत्म हो गया, अभी फ्रेंड्स के साथ डिनर करके निकला हूँ। इतने दिनों से सब कुछ हैंडल करने में इतना बिजी था कि मैं आपको प्रॉपर्ली थैंक यू भी नहीं बोल पाया। पिछले कुछ दिनों में मैं आपका बहुत एहसानमंद हो गया हूँ। रीजेंसी लाउंज में जब आपने पहली बार मेरी हेल्प की थी, फिर पुलिस वाले मैटर में अपनी असिस्टेंट को अरेंज किया, चुपचाप कंपनी की सिचुएशन पर नजर रखी और मेरे रास्ते की एक एक प्रॉब्लम बिना शोर मचाए हटा दी। विवियन ने कभी भी इन चीजों का क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन जब भी मैं मुश्किल में पड़ा वो हर बार मेरी मदद के लिए सामने आ गई। फोन के दूसरी तरफ से उसकी हल्की सी हंसी सुनाई देती है। मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हारी हेल्प इस उम्मीद में नहीं की थी कि बदले में थैंक्स मिले। कुछ पल चुप रहने के बाद वो धीरे से पूछती है आज रात फ्री हो? मैं तुम्हारे ऑफिस बिल्डिंग के बाहर हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। मैं जल्दी से नीचे एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। स्ट्रीट लाइट के नीचे विवियन खड़ी होती है। उसके लंबे बाल कंधों पर आराम से बिखरे हुए थे। उसके बिजनेस वाली ठंडी और सख्त पर्सनैलिटी का कोई निशान नहीं था। आज वो बस नर्म, शांत और खूबसूरत लग रही थी। मुझे आते देख उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आती है। मैं उसके सामने जाकर रुकता हूँ और उसकी आंखों में देखकर सीरियस टोन में कहता हूँ पिछले कुछ हफ्तों में मैंने बहुत कुछ सोचा है। शुरू में मेरे दिल में बहुत हेजिटेशन थी। मुझे लगता था हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं इतना डरा हुआ था कि बस नॉर्मल फ्रेंड्स बनकर रहना चाहता था। लेकिन इन कुछ हफ्तों में तुम्हारे साथ रहकर मुझे समझ आया कि फीलिंग्स कभी भी फायदा नुकसान देखकर पैदा नहीं होती और ना ही उन्हें किसी की स्टेटस या पोजीशन से मतलब होता है। विवियन चुपचाप मेरी बात सुनती रहती है। मैं आगे कहता हूँ मैं एक बिल्कुल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आया हूँ। आज जहाँ हूँ वहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। मुझे हमेशा सिर्फ खुद पर डिपेंड रहने की आदत रही है। किसी और का सहारा लेना मैंने कभी सीखा ही नहीं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद जो टेंशन में हमेशा अपने अंदर लेकर चलता था वो धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे तुम्हारा कभी कभी मजाक करना अच्छा लगता है और तुम्हारे उस ठंडे से बाहर वाले रूप के अंदर जो जेंटल और काइंड हार्ट छुपा है वो भी मुझे बहुत पसंद है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और हिम्मत करके दिल की बात कह देता हूँ विवियन अब मैं तुम्हारा सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हर खुशी और हर मुश्किल का सामना तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? शाम की हल्की हवा चलती है और उसके बाल धीरे से हिलने लगते हैं। विवियन की आंखों की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो एक कदम आगे बढ़कर धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे हाथ में महसूस होती है। वो हल्की सी मुस्कुरा कर कहती है मैं बहुत टाइम से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने का वेट कर रही थी। याद है पहले तुमने कहा था कि तुम मटेरियल एंटेंगलमेंट्स नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें लगता था बाद में सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अब मैं वो बात बदलना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कुछ पाना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक इक्वल की तरह चलना चाहती हूँ। मैं अपनी मेहनत करती रहूंगी, अच्छी जिंदगी जीती रहूंगी और अपने तरीके से तुम्हारी हिफाजत भी करती रहूंगी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता हूँ मैंने तुम पर कभी डाउट नहीं किया। मैं तुम्हारी इंडिपेंडेंस, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी ऑनेस्टी की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद इसीलिए मैं धीरे धीरे तुम्हारे और करीब आना चाहता था। हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है, ना ही किसी बात को फोर्स करने की जरूरत है। बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ चलना है। उसके बाद के दिन धीरे धीरे शांत और सुकून भरी जिंदगी में बदल जाते हैं। मैं हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपना काम अच्छी तरह संभालता हूँ और मैनेजमेंट के साथ साथ को-वर्कर्स का भी ट्रस्ट जीत लेता हूँ। रायन अब भी मेरा सबसे क्लोज वर्क पार्टनर रहता है। फ्री टाइम में मैं अपने हाथों से खाना बनाकर विवियन के लिए ले जाता हूँ और वो मुझे अपने फ्रेंड्स और कनेक्शन से मिलवाती है। वीकेंड पर हम साथ में वॉक पर जाते हैं, मूवीज देखते हैं और स्ट्रीट मार्केट्स घूमते हैं। यहाँ अमीर लोगों वाली दिखावे की पार्टीज या बिजनेस ऑब्लिगेशंस नहीं थे। बस एक सिंपल और ऑर्डिनरी खुशी थी जो दो लोग साथ मिलकर शेयर करते हैं। एक शाम में उसके कंधे पर अपना हाथ रखे दूर आसमान में ढलते हुए सूरज को देख रहा होता हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी सुकून भरी सर्टेनिटी होती है। मुझे यकीन था कि इसी शांत और सिंपल खुशी को संभालते हुए हम दोनों हर आने वाले रोशन कल की तरफ साथ चलेंगे। दिल में काइंडनेस और पैर जमीन पर मजबूती से टिकाए रखो तो जिंदगी की हर अच्छी चीज अपने वक्त पर जरूर मिलती है।